Hello to all my lovely audience. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लांट मूवमेंट्स। चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का इंट्रोडक्शन एंड अब फाइनली हम शुरू करते हैं प्लांट मूवमेंट्स की कहानी के साथ। यानी क्या कि डिफरेंट स्टिमुलस में प्लांट कैसे मूवमेंट शो करता है। मेनली जो दो टाइप के मूवमेंट हैं, नास्टिक एंड ट्रॉपिक, एंड इसी के अंदर जो सब मूवमेंट्स आते हैं उन्हें हम कवर करेंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। दिस इज योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12। सो लेट्स स्टार्ट। अब भाई प्लांट के मूवमेंट्स कहानी तो बहुत देखी थी, पहले भी देखी थी। मूवमेंट से क्या मतलब है इस पर्टिकुलर वीडियो में, मतलब बोलो मैम अलग से ही टॉपिक का वीडियो बन गया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। यानी जो दो मेन टाइप के अपन मूवमेंट्स की बात कर रहे थे ना, नास्टिक एंड ट्रॉपिक, इन्हीं के अंदर सब मूवमेंट्स आते हैं। जैसे प्लांट टच को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, टेम्परेचर को कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अब डिफरेंट वेज में डिफरेंट रिस्पॉन्सेस होंगे। तो इस वीडियो में मज़ा इतना आने वाला है, क्यों? क्योंकि हम करेंगे एक्टिविटी टाइम। यस, इस वीडियो में आपको भी प्रॉपरली एकदम सिंसियरली जो है जो एक्टिविटीज़ बोलूँ वो आप उस वक्त या फिर जो है बाद में वीडियो को पॉज करके आराम से जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? क्यों बोल रही हूँ एक्टिविटी करने को? क्योंकि जो भी चीज़ प्रैक्टिकली करते हैं ना वो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है। तो अगर आपको एक्सपेरिमेंट फिजिबल हो, आप खुद ही परफॉर्म कर सकते हो, तो बहुत मज़ा आएगा। क्लियर है? प्लांट के मूवमेंट्स अगेन एक बार रिकॉल करवाना मेरा काम है, बिल्कुल, तो मैं रिकॉल कराऊंगी। मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है भाई? प्लांट्स चलते फिरते तो नहीं हैं। तो ओवर हेयर मूवमेंट्स इज बेसिकली जैसे उसका लीफ रिस्पॉन्स करता है, फॉर इंस्टेंस टच मी नॉट प्लांट का, या फिर प्लांट की जो ग्रोथ होती है सीडलिंग की, स्टेम के ऊपर, रूट के नीचे, इन्हीं सबको हम क्या कहते हैं? प्लांट मूवमेंट्स। तो यहाँ मैं समझाती जाऊंगी एंड विथ दैट वील ऑल्सो गो विद द बुकिश और साइंटिफिक लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट। आ जाओ भाई। फर्स्ट पॉइंट, द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर नॉट एज अपैरेंट एज इन केस ऑफ एनिमल्स। यानी प्लांट्स जनरली शो मूवमेंट्स एट अ वेरी स्लो रेट, एंड ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है। क्यों? क्योंकि आज जाके हमने सीड को सो किया, यानी बीज बोया है, और आराम से आपको फल मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है अगले दिन ही फल मिल जाएगा। और ग्रोथ ऐसा होता है कि भाई पता ही नहीं चलता है कि वहाँ प्लांट उग रहा है, इतना धीरे धीरे। और एनिमल्स की बात करूँ, एनिमल्स की बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देती हूँ मैं। घर में भाई बहन होते हैं, है ना, भाई बहन हो या कोई भी कजिन्स हो, आप बैठे हुए हो आराम से, मतलब ये तो होता ही है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप बैठे हुए हो आराम से अपना काम कर रहे हो, और आपका भाई या बहन आता है और ऐसे सर पे एक मार के चला जाता है। होता है कि नहीं? बिल्कुल रिलेट कर रही है आधी जनता यहाँ पे, है ना। ऐसे मार के जाता है और उस टाइम होता है सबसे फास्ट मूवमेंट एनिमल का। कुछ भी कर रही हूँ मैं, अपना फेवरेट काम भी कर रही हूँ, मैं छोड़ के और उसको फिर से एक लगाने जाती हूँ। क्यों? समझ गए? इससे एग्जाम्पल समझ गए कि एनिमल्स में मूवमेंट कितना फास्ट होता है। मतलब प्लांट जैसे नहीं ऐसे सुस्त हो गए हम अगले साल मारेंगे या छोड़ देंगे, नहीं नहीं, बिल्कुल जाएंगे, है ना, उठ के बदला लेने। तो ये बात समझे? अच्छा, ये तो भाई ठीक है, फनी वाले बात में था। नाउ कोई भी चीज़ आप देखो, यानी आप एक प्रे या प्रेडिटर देख लो, यानी शेर और हिरण जो होते हैं, कैसे उनकी कहानी देख लो, एकदम से मूवमेंट होता है। कोई भी मूवमेंट की आप बात करो, इज इट क्लियर और नॉट? ऑन द अदर हैंड प्लांट्स में मूवमेंट कंपेरेटिवली काफ़ी स्लो रेट पे होता है, काफ़ी स्लो। यानी आपने सीड डाला है, आराम से उसके जो सीडलिंग बाहर निकला है, धीरे 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 सारी कंडीशंस मिलेंगी, पानी मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, करेक्ट जो है आपको सॉइल होगी, तो वो वैसे ग्रो करता है। इज इट क्लियर और नॉट? समझे ये बात? ये दो पॉइंट्स क्या कहना चाह रहे हैं? The higher plants are fixed to the substratum by means of roots. They cannot move from one place to another. They therefore show movements of their organs only. क्या बात बोली है? क्या बात बोली है? जो हायर प्लांट्स होते हैं, हायर जो प्लांट्स होते हैं, वो बेटा क्या होता है? रूट्स, उनकी जड़ें हैं। ये जो बड़े बड़े प्लांट्स देखते हैं वो ट्रीज जिसे हम कह सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? उनकी जो रूट्स होती हैं, सबस्ट्रेटम यानी क्या? ये जैसे मान लो ग्राउंड लेवल है, एक को अपन ग्राउंड लेवल मानते हैं ना, तो रूट्स कहाँ दिखती हैं? नीचे। अरे यार देखो, हम इंसान हैं, अब ऐसा तो नहीं है मेरी आधी जो पैर है ज़मीन के नीचे हैं और मैं आधी ऊपर हूँ, ऐसे चल रही हूँ। नहीं भाई, मेरा पूरा शरीर ऊपर ही है। हाँ, वो वीडियो में आपको इतना ही दिखेगा, पर ऐसा नहीं है कि मैं हवा में हूँ, ठीक है मेरे पैर यहीं पे ही हैं। तो मतलब क्या? अब प्लांट्स की कहानी तो उल्टी है भाई। यहाँ ग्राउंड लेवल है, इनकी जड़ें तो नीचे जा रही हैं और ये खुद ऊपर हैं, तो मतलब चलने के लिए तो इनको पहले ऑप्शन बना कर दिया कि आप चल तो नहीं सकते, है ना। तो ये जो रूट्स, ये जो जुड़ी हुई है ना ऐसे धरती से, उसे हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये मेरे बताने का पर्पस, छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ
क्योंकि एग्जाम में ना बेटा इतनी इतनी बातों पे डाउट आता है, मतलब आई कैन रिमेम्बर ऐसे एग्जाम में ऐसा होता है कि अपन ना 2+2 पे भी शक करने लगते हैं। 2+2 4 ही होता है ना, ऐसे 2 उंगलियां भी गिनेंगे, 4 उंगलियां गिनेंगे, अच्छा हाँ भाई, क्योंकि देयर इज एक एग्जाम का जो प्रेशर आ जाता है ना, उसकी वजह से वैसे ही अपन खुद को क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स है ना, अभी तो समझ गए होगे हाँ सबस्ट्रैटम, फिर आएगा तो बोला अरे इसका तो मीनिंग ही नहीं पता। सबस्ट्रैटम कुछ नहीं होता है, ये जो अपन ग्राउंड लेवल कहते हैं ना, नीचे से जहाँ जुड़ा रहता है सबस्ट्रैटम, तो यहाँ पे सॉइल जो है अंदर जुड़ा रहता है, दैट इज बेसिकली सबस्ट्रैटम। इज इट क्लियर और नॉट? समझे कि ये नहीं बात? अच्छा, तो कहना क्या चाह रहे थे ये बताते हैं। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स, जड़ें, इतनी बड़ी बड़ी जड़ें सबस्ट्रैटम से अटैच्ड रहती हैं, तो इनमें जो मूवमेंट होता है ज़्यादातर ये अपने ऑर्गन्स का ही, जैसे लीव्स वगैरह हो गई है ना, इन सब का मूवमेंट, या स्टेम भी थोड़ी बहुत, क्योंकि वुडन हो जाती है स्टेम, जब वुडी टाइप की हो जाती है तो उसका भी मूवमेंट ना के बराबर होता है। तो फिर कौन काम करती हैं? जो पतली पतली स्टेम जाती हैं या लीव्स जाती हैं। क्लियर है? तो यही बात बोली, they cannot move from one place to another, therefore show movements of their organs only. Clear? चलो, movements of curvature important है। curvature का मतलब समझते हो? curvature simply इस word का मतलब मुझे बताओ। इसका मतलब जहाँ तक हम समझते हैं कर्व होता है। हाँ भाई, मैं तो इतना ही समझती हूँ, जहाँ तक नॉर्मल मुझे इस वर्ड का मीनिंग पता है। क्या बोला मैंने? कर्व होता है। कर्व यानी क्या? कोई भी चीज़ ऐसे हो, कर्व में हो। तो यहाँ देखो, इफ़ यू कैन जस्ट वेरी वेल, कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ इस डायग्राम पे जो है गौर करो, थोड़ा ध्यान दो। ये प्लांट देख रहे हो, बाकी प्लांट्स ऐसे ऐसे सीधे खड़े हैं, और ये प्लांट देखो, ये यहाँ आता है, इसने कर्व लिया और ये ऐसे ग्रो कर रहा है। क्या देख रहे हो? बाकी प्लांट सीधे हैं, इतना दिख रहा है कि नहीं? और ये प्लांट देखो, ये ऐसे कर्व में ग्रो कर रहा है। एंड यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व, अपने घर में भी या गार्डन्स में कहीं भी ऐसे मूवमेंट ऑब्जर्व किए हैं आपने कि प्लांट ऐसे टेढ़ा हो जाता है ना? तो ये सब क्या है? इन सब को हम कह सकते हैं मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। ये कैसे होते हैं? अब इन्हें डांस करने का क्या शौक आया? ये ऐसे क्यों हो गए भाई? क्योंकि ये रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस से। ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस। ये वर्ड अगेन आया है, स्टिमुलाई। इसका मतलब समझ जाओ फिर से, कोई भी फैक्टर होता है ना, इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसे स्टिमुलस कहते हैं। अब वो टच हो, हीट हो, गर्मी हो, वाटर हो, ये सब क्या होते हैं? स्टिमुलस। तो बायोलॉजिकली इन्वायरमेंटल फैक्टर की जगह अपन क्या कहते हैं बेटा? स्टिमुलस। ठीक, स्टिमुलस कह लो या स्टिमुलाई कह लो। These are changes in orientation of some plant parts in relation to others caused by intrinsic यानी इंटरनल फैक्टर, अंदर वाले जो हमने क्या देखे थे? हॉर्मोन्स, या फिर एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक यानी क्या? एक्सटर्नल फैक्टर्स। दोनों हो सकते हैं, या तो अंदर हॉर्मोन्स में ऊपर नीचे हुआ है कुछ, या एक्सटर्नली बाहर से कोई ऐसा फैक्टर आया है। कर्वेचर मूवमेंट्स कैन बी ग्रोथ मूवमेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये टर्गर मूवमेंट्स हो सकते हैं। क्या बोला? कर्वेचर, ये जो कर्व लिया है, इस अरे सेम नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के कर्व हो सकते हैं। एक ही इमेज को देख के ना वहीं मत बिठा देना कुछ भी। ये तो एक फॉर एन एग्जाम्पल है कि इस टाइप के मूवमेंट्स या तो ये ग्रोथ के हो सकते हैं, या टर्गर। टर्गर यानी क्या? टर्गर बहुत ही क्लियरली समझाया है मैंने। टर्गर प्रेशर वाटर का अमाउंट चेंज करके, जैसे किस में होता है? स्टोमेटा में, याद है? गार्ड सेल्स, स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स होती हैं अपने अंदर जब पानी भर लेती हैं सब्सिडरी सेल्स से, तो वो ऐसी हो जाती हैं, कर्व ले लेती हैं। टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है तो स्टोमेटा खुलता है, और जब श्रिंक होती हैं तो स्टोमेटा बंद। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ टर्गर मूवमेंट। किसके? गार्ड सेल्स का। दीज कैन बी, अब ये मूवमेंट्स बता रहे हैं कि ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, ऑटोनॉमिक। स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, ऑटो, ऑटो यानी क्या? खुद ही, स्पॉन्टेनियस, या फिर इंड्यूस्ड, पैराटोनिक। इंड्यूस्ड यानी क्या? मीनिंग समझ रहे हो कि नहीं? डर मत जाना वर्ड्स देख के, आराम आराम से बता रही हूँ। पहले तो कर्वेचर का मतलब समझ गए, ठीक है? कर्वेचर ग्रोथ के हो सकते हैं, या फिर टर्गर मूवमेंट्स के हो सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ यानी अरे वही सीडलिंग की ग्रोथ, नीचे से जो है ऊपर स्टेम निकल रही है, वो ग्रोथ। और इधर टर्गर मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल गार्ड सेल्स हम लेते हैं स्टोमेटा के। ठीक है, अब आ जाओ, ये कैसे हो सकते हैं मूवमेंट्स? दो टाइप के, एक तो स्पॉन्टेनियस, इसका दूसरा बायोलॉजी में आज से समझ जाना, 2-3 नाम के बिना इनकी चलती नहीं है। जैसे अपने होते हैं निकनेम 4-5, वैसे इनके भी होते हैं। तो इंटरचेंजेबली कोई वर्ड बोल दिया जाए तो वहीं जो है अपना सर पकड़ के कृपया करके मत बैठिएगा, है ना? होता है ऐसा, क्योंकि एक वर्ड की बजाय मैंने सिर्फ ये पढ़ाया और ये आ गया तो खत्म। तो इसलिए मैं सारे वर्ड जो है कोशिश करती हूँ जितने हैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ,
ताकि ये भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। स्पॉन्टेनियस कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो, ऑटो। देखो कौन सा ऑटो भाई, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक यानी खुद से जो मूवमेंट्स हो जाए। दूसरे इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब समझते हो, इंड्यूस मतलब करवाना किसी चीज में, है ना, इंड्यूस करना। तो पैराटोनिक मूवमेंट्स उन्हें कहते हैं, यानी जो स्टिमुलस से हो वो पैराटोनिक, और जो स्पॉन्टेनियस यानी हॉर्मोन्स वगैरह से हो वो ऑटोनॉमिक। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर। अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ इंड्यूस प्लांट्स मूवमेंट्स। पूरी कहानी इसी पे चलनी है, कृपया करके अपनी नोटबुक एंड पेन ले लो। क्यों कहती हूँ पूरा टिपना नहीं है भाई, अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में जैसा आपको समझ आता है नोट्स बनाओ, ठीक है कि नहीं? अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे तो वो ज़्यादा याद रहते हैं, कितनी बार भी वीडियो देख लो, बट ये जो अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ होती है ना वो ज़्यादा याद रहती है, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है उसमें। क्लियर है? तो यहाँ मेन जो है कहानी चालू होती है, तो बिल्कुल टेढ़े आड़े जो बैठे हुए थे बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। Induced plant movements are broadly classified into two types. So in the beginning of the video, what I told, nastic and tropic movements, पूरी कहानी इन्हीं की चलनी है, तो इन्हें तो देख लो। अच्छा, nastic and tropic movements कैसे होते हैं समझ गए? nastic and tropic movements mainly होते हैं induced plants movements, induce कराए गए हैं, यानी induce कह लो या फिर इन्हें हम क्या कह सकते हैं, पैराटोनिक movements। कौन से movements? पैराटोनिक। The purpose of me telling this name is, हो सकता है क्वेश्चन में इंड्यूस की जगह अगर ये नाम आ जाए तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कौन से होते हैं इंड्यूस प्लांट मूवमेंट्स? दो टाइप के, एक है नास्टिक एंड एक है ट्रॉपिक। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, नास्टिक। अच्छा, यहाँ भी बिगिन करेंगे, मेरी कहानी दो साइड चलती है भाई। एक यहाँ तो हम जो बुकिश लैंग्वेज पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे भैया, वो तो पढ़ेंगे, और एक जो हमें हमारी देसी भाषा में समझना तो पड़ेगा। देखो समझोगे उसके बाद तो चीज़ याद होती है, तो समझने के लिए इधर जो है अपन अपनी अलग कहानी चलाएंगे। अलग यानी फ्लो चार्ट वाली कहानी। फ्लो चार्ट बहुत ही आसान रहता है याद करने में, तो इधर अपन लिख सकते हैं इंड्यूस्ड प्लांट मूवमेंट्स। फ्लो चार्ट बना लो। किसी को डाउट आता नहीं कि मैम नोट्स कैसे बनाते हैं, तो ये देखो अपने लिए जब नोट्स बनाओ तो वीडियो अच्छे से पूरी बात सुनो अच्छे से, लेकिन फ्लो चार्ट्स में जो है उसको कीप अप रखो कि आपको याद रहे कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है। तो यहाँ देखो दो जगह जाएगा इंड्यूस प्लांट मूवमेंट्स। कैसे जा रहा है देखो, ऐसे लेके गई हूँ मैं, है ना। फर्स्ट, ये तो गायब ही हो गया, नहीं भाई आ जा वापस, ठीक। तो इसमें अपन फर्स्ट बेटा क्या देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे नास्टिक मूवमेंट्स। फर्स्ट देखेंगे नास्टिक, नीचे जगह अच्छी खासी रखना क्योंकि इसके अंदर और मूवमेंट्स आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, नास्टिक है, एंड दूसरा क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। अब बार बार मूवमेंट नहीं लिखूंगी, समझ जाना, ठीक है। इतना बना लिया कि नहीं बताओ? टाइम भी देती हूँ मैं बिल्कुल, तो इतनी सी तो चीज़ है, कितना टाइम चाहिए। इंड्यूस प्लांट मूवमेंट्स लिखो, किसी को लिखना है तो ब्रैकेट में पैराटोनिक भी लिख सकते हो, पैराटोनिक मूवमेंट। एक है नास्टिक और दूसरा है ट्रॉपिक, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, कम बैक। चलो नास्टिक मूवमेंट्स या नास्टीज भी जिसे हम कहते हैं, ये कैसे मूवमेंट्स होते हैं तो दोनों ही इंड्यूस्ड। इतना समझ गए कि नहीं? नास्टिक ट्रॉपिक दोनों इंड्यूस्ड है। ये कैसा है, अच्छे से जिसके जो फीचर्स हैं वो याद रखो। ये होता है नॉन डायरेक्शनल। तो आपको अगर एक पेज पे तो फ्लो चार्ट रखो, क्या करना, जैसे आपने शुरुआत की है ना, एक पेज पे एक पेज छोड़ दो पूरा फ्लो चार्ट के लिए। एक पेज पहले ही बता रही हूँ, एक पेज छोड़ दो फ्लो चार्ट के लिए। इसको अपन कंप्लीट करते जाएंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज नास्टिक मूवमेंट करके छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने लगो, है ना। ऐसा लग रहा है मैं 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एक एक पॉइंट्स, ठीक है। सीख जाओ अभी कैसे पॉइंट्स बनाते हैं अपने लिए जब अपन पॉइंट्स बना रहे हो, तो बिकॉज बुक्स तो हैं हमारे पास, ये सब भी है, पर अपने हिसाब से कैसे याद रखोगे। तो नास्टिक मूवमेंट्स में जैसे ही कहूँ दिमाग कहाँ चलना चाहिए कि फर्स्ट नंबर 1 दीज आर इंड्यूस्ड प्लांट्स मूवमेंट्स, और दूसरा बेटा ये होते हैं नॉन डायरेक्शनल। मेन इनका जो फीचर कहते हैं ना, ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल प्लांट मूवमेंट्स। तो उसके लिए पहले आपको डायरेक्शनल समझना पड़ेगा। डायरेक्शनल यानी क्या, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। डायरेक्शनल यानी क्या, किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड नॉन डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। नॉन डायरेक्शन कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं है। सो दीज आर नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस्ड वेरिएशन मूवमेंट्स दैट अकर ड्यू टू, क्लियरली, इतना क्लियर तो कहीं नहीं बताएंगे, सीधे बोल दिया है टर्गर चेंजेस की वजह से। और टर्गर मैंने बता दिया, जो वाटर चेंजेस होते हैं, वाटर का अमाउंट चेंज करते हैं, उसकी वजह से ये होते हैं मूवमेंट। तो कुछ समझदार पहले ही समझ जाएंगे
कि अभी पीछे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बोले थे हमने टच मी नॉट वगैरह के, है ना, डिस्कस किए थे, तो वो कहाँ आएंगे? These reveal immediate response to stimulus but do not involve growth. तो ये वही वाले हैं जब हम प्लांट्स में कहते हैं ग्रोथ तो बहुत धीरे होती है, लेकिन ये कुछ कुछ रिस्पॉन्स होते हैं ना टच वगैरह के, जैसे टच मी नॉट के, ये क्विकली देते हैं. सो दे ओनली कम अंडर नास्टिक मूवमेंट. दीज रिवील इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस. रिस्पॉन्स तो है पर ग्रोथ नहीं है. अच्छे से सुनना, रिस्पॉन्स तो है पर ग्रोथ नहीं है. किसमें? नास्टिक. एन से एन समझ सकते हो, एन से एन कृपया करके याद रखो. एन से नास्टिक, एन से नॉन डायरेक्शनल. ये आपको याद ही रखनी है आज से ये बात, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे. नास्टिक मूवमेंट्स कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल, टर्गर चेंजेस की वजह से होते हैं, और इनमें जो है ग्रोथ नहीं होती है. ग्रोथ नहीं होती तो इन्हें नॉन ग्रोथ भी लिख सकती हूँ. देखो डिफरेंस, अभी के मैं बिल्कुल साइड हो जाती हूँ, डिफरेंस समझ जाओ. वहाँ पे कैसे बुक में अपन पॉइंट्स देखते हैं एंड यहाँ हम अपने पॉइंट्स ऐसे बनाते हैं. क्लियर है? अच्छा, तो कुछ बच्चे कहेंगे ये क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम तो बेटा इस लैंग्वेज में आता है. पलक मैम तो नहीं बना के दे रही हैं एग्ज़ाम, है ना. अपनी विदेशी नहीं, देसी जो भाषा है उसमें तो नहीं आएंगे ना पॉइंट्स तो आते हैं बिल्कुल प्रॉपर साइंटिफिक लैंग्वेज में. सो यू नीड टू नो दिस एज वेल. ठीक है, नास्टिक मूवमेंट कैसे हुए यही याद करते चलना. मैं नहीं चाहती कि बाद में बंद करो और याद करो, यही याद करो. नास्टिक मूवमेंट्स एन से तो याद रख लो, नॉन डायरेक्शनल, नॉन ग्रोथ, और कैसे होते हैं? टर्गर चेंजेस की, यानी वाटर के चेंजेस की वजह से होते हैं. यहाँ साइड में वाटर लिख देना टर्गर के वहाँ. नास्टिक मूवमेंट्स आर इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल स्टिमुलस सच एज लाइट, टेम्परेचर, टच एटसेट्रा. नॉट ओनली टच, लाइट, टेम्परेचर वगैरह, इन सबसे भी जो होते हैं कौन से? नास्टिक मूवमेंट्स. However, these are not directional movements. Here the part of the plant does not respond towards or away from the stimulus. चलो क्या समझे? नॉन डायरेक्शनल मैंने कहा है, तो जैसे बहुत पहले से एक एक्सपेरिमेंट देखते आते हो, ऐसा कहा जाता है ना, कि आपने एक प्लांट रखा है, एक पॉट रखा है ना, और उसमें जो है एक प्लांट ग्रो कर रहा है. अब जहाँ आप जैसे सनलाइट रखोगे, है ना, जहाँ सनलाइट आएगी, जैसे मान लो कि एक विंडो से सनलाइट आ रही है और सिर्फ इसी तरफ आ रही है, या आगे भी देखेंगे, बट अभी समझाना थोड़ा ज़रूरी है मुझे, नहीं तो समझ नहीं पाओगे. हाँ, ये सन है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ, बच्चों वाला ही सन. ठीक है, ये सन है. अब यहाँ मान लो कोई विंडो रखी है, सिर्फ यहाँ से लाइट आ रही है, तो कैसा होता है? तो ये जो प्लांट है ना, ये ऐसे ग्रो करने लगता है, टेढ़ा होके. ये टेढ़ा होके ग्रो करने लगेगा प्लांट. तो ये कैसा चेंज हुआ? इसे हम कहते हैं डायरेक्शनल. किसी डायरेक्शन में. कहाँ बेटा ये टेढ़ा हुआ है? ये ऐसे था, ये ऐसे हो गया. ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ सन था, सन के डायरेक्शन में. दीज आर डायरेक्शनल चेंजेस. तो बोलोगे मैम क्या पर्पस था? मुझे नॉन डायरेक्शन समझाना था. ये डायरेक्शनल है, तो नॉन डायरेक्शनल में ऐसा नहीं होता कि आपने लाइट वगैरह दी तो उस तरफ पे ये चेंज करे. इज इट क्लियर? यहाँ पे सबसे प्यारा अगेन एग्जाम्पल होता है टच मी नॉट की. जो लीव्स होती हैं वो जो चेंजेस करती हैं अपने आप में, टेम्परेरी अपन कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप थोड़े टाइम बाद इफ यू ऑब्जर्व दैट लीफ, तो वो खुल जाती है वापस से. क्लियर है? आगे आ सकते हैं. नास्टिक मूवमेंट समझे, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन समझ गए नास्टिक मूवमेंट्स का. नाउ अब आओ, जब मैंने कहा नास्टिक मूवमेंट्स होते हैं टाइप के, अब टाइप में भी दो टाइप हैं. एक होगा सिस्मोनास्टिक, आगे नास्टिक ही लगेगा. वर्ड क्या है? सिस्मोनास्टिक. एंड दूसरा क्या आता है? निक्टीनास्टिक. सिस्मोनास्टिक, निक्टीनास्टिक. क्लियर हुई बात की नहीं? तो वापस आ जाओ. तभी कहा था फ्लो चार्ट में बेटा जगह छोड़ देना, फ्लो चार्ट में जगह छोड़ देना. पहला क्या है? सिस्मोनास्टिक. एंड दूसरा क्या है? निक्टीनास्टिक. ये सब क्या है? नास्टिक मूवमेंट्स में है. बिल्कुल याद रहना चाहिए कौन किसके अंदर आता है. इंड्यूस प्लांट मूवमेंट्स, एक है नास्टिक, एक है ट्रॉपिक. अब नास्टिक की कहानी चल रही है, तो उसमें दो कौन से आए हैं? सिस्मोनास्टिक एंड निक्टीनास्टिक. तो शुरू करें? बिल्कुल, आ जाओ. नास्टिक मूवमेंट्स में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं सिस्मोनास्टिक. बहुत इंटरेस्टिंग. क्यों? क्योंकि ये कहानी उसी की है जिसकी बात चल रही है, छुई मुई वाले प्लांट की. यानी यहाँ पे जो प्लांट्स हैं वो टच पे रिस्पॉन्स करते हैं. या तो आप टच कह सकते हो या शॉक कह सकते हो, या ऐसे बोलते हैं ना कोई भी हमला आने वाला हो उस पे. सो ये क्या होते हैं? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स. सच मूवमेंट्स अकर इन रिस्पॉन्स टू टच या फिर शॉक. दीज मूवमेंट्स अगेन
प्लांट्स के बाकी मूवमेंट स्लो होते हैं, लेकिन ये बहुत फास्ट होते हैं. दीज मूवमेंट्स आर वेरी क्विक. फॉर एग्जाम्पल दीज आर बेस्ट सीन इन टच मी नॉट प्लांट. मिमोसा प्यूडिका, ये नाम आप याद रख लो. ये क्या है? साइंटिफिक नेम है इसका. अलग अलग अंडरलाइन करोगे. पहला है जीनस, दूसरा है स्पीशीज. क्या है? मिमोसा प्यूडिका, ऑल्सो कॉल्ड एज छुई मुई कह लो, लजबंती कह लो, सेंसिटिव प्लांट कह लो. अभी 4-5 नाम है, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना. ठीक, कौन से नाम? टच मी नॉट प्लांट, मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई, लजबंती, सेंसिटिव प्लांट. 5 नाम तो यहीं आ गए. Okay, if we touch the leaves of Chui Moi plant with our finger, we find that all its leaves immediately fold up and droop up. ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड यूज किया जाता है, ड्रूप हो जाती हैं. ऐसे जैसे ये टच करते हैं तो ये यूं ड्रूप हो जाती हैं. तो ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होता है. ये कैसे होता है हमने समझा. टर्गर चेंजेस, यानी वाटर जो है अपना ये कंटेंट कम कर लेती हैं. हमने देखा है अगर वाटर कंटेंट कम हो तो कैसा हो जाता है सेल? फ्लैसिड. फ्लैसिड यानी और ही अपनी भाषा में कहें तो सिकुड़ जाता है. ऐसा सेल है मस्त खाता पीता और एकदम सिकुड़ जाता है. तो वैसा ही ये काम करते हैं. कौन? टच मी नॉट. तो ये मूवमेंट कैसा हुआ? पर्टिकुलरली आपसे पूछा जाए कि टच मी नॉट का मूवमेंट कैसा है, तो आप कह सकते हो दिस इज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. क्लियर है? ये देखो जो मैंने आपको वर्ड बोला था ड्रूपिंग लीफ का, तो ये इसलिए दिया है क्योंकि यूजुअली बुक्स में ऐसा टाइप का डायग्राम दिया रहता है, वो इतना सुंदर सा तो नहीं दिया होता. तो इस डायग्राम में क्या कहानी है देखो क्लियरली. सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट. मिमोसा प्यूडिका, साइंटिफिक नेम भी याद रखने का है. साइंटिफिक नेम कैसा होता है, याद है कि नहीं बताओ? जीनस होता है, 2 नामों से बनता है, क्लास 9 में पढ़ा है. जीनस होता है, स्पीशीज होता है. जीनस नेम हमेशा कैपिटल में होता है फर्स्ट लेटर, और स्पीशीज का हमेशा स्मॉल में होता है. मिमोसा प्यूडिका. एंड अगर आप हैंड रिटन कर रहे हो तो इसे सेपरेटली अंडरलाइन करो. प्रिंट किया है तो इटैलिक्स, जैसे यहाँ देखो इटैलिक्स में है. हैंड रिटन है तो अलग अलग अंडरलाइन, एक ही लाइन नहीं, अलग अलग अंडरलाइन. जीनस एंड स्पीशीज. किसका नाम है? टच मी नॉट वाले का नाम है. आओ भाई आओ, इधर आओ. चलो, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट. फर्स्ट नंबर 1 फिगर देखो, ये फर्स्ट वाला है. इसमें नॉर्मली ये प्लांट है हमारा मिमोसा है. इसकी लीव देखो अच्छी खासी एक्सपैंडेड लीव दिखेगी आपको. ठीक है. नाउ क्या होगा? मैं आई, पलक मैम आई, और पलक मैम ने यहाँ पे ऐसे टच कर दिया, यहाँ पे ऐसे टच कर दिया, यहाँ टच कर दिया, तो देखो क्या कहानी होगी. इसकी लीव्स यूं हो जाएगी. ये देखो ड्रूपिंग लीफ इसे कहते हैं. ड्रूपिंग क्यों? बिकॉज इसने अपने अंदर का वाटर कंटेंट चेंज कर दिया. टर्गर चेंजेस करे जिसकी वजह से जो सेल्स हैं अंदर के फ्लैसिड हो गए होंगे और ड्रूप करने लगे. तो ये क्या है? ये एक्टिविटी कैसी होती है? ये मूवमेंट कैसा है प्लांट का? दिस इज सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. तो अगली बार जब भी इस प्लांट को देखो बोलो इसने क्या दिखाया? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट. दिस इज अ वे कि आप ये नाम याद रख सको. क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा भाई, ये तो मैंने कहा ना थोड़ी देर बाद भी देखना, मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट करके उठना है अपने को. उसको टच करना, थोड़ी देर बाद देखना वो लीव्स वापस अपनी शेप में आ जाएंगी, वापस आ जाएंगी शेप में. तो यानी आफ्टर सम टाइम द लीव्स रीगेन देयर ओरिजिनल स्टेटस. तो यहाँ कोई ग्रोथ व्रोथ थोड़ी ना हुई है, मतलब जैसा था वैसा ही हो जाएगा. अब मतलब जैसे मान लो कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ कोई चेयर नहीं, मैं ऐसे बैठ गई. मैं बैठने के बाद फिर खड़ी हो गई, तो कोई ग्रोथ हुई मेरी बॉडी में? ऐसा तो नहीं मेरी हाइट बढ़ गई. मैं टेम्परेरली, अरे मेरे पैर दुख गए थे तो मैं बैठ गई, थोड़ी देर बैठ गई, उसके बाद खड़ी हो गई. तो ऐसा बॉडी में कोई ग्रोथ थोड़ी ना हुआ. इट वॉज अ टेम्परेरी मूवमेंट. तो सिमिलरली यहाँ जो लीव्स क्लोज हुई थी, ड्रूप हुई थी, इट वॉज टेम्परेरी, नॉन डायरेक्शनल, नॉन ग्रोथ. सो हेंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व. कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है किसमें? सिस्मोनास्टिक मूवमेंट्स में. इंस्टेड प्लांट सेल्स change shape by changing the amount of water in them, यानी turgor changes resulting in folding up and drooping of leaves. और एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट अच्छे से सुनना, ये जो टच मी नॉट प्लांट है, टच के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर रहा है, पर्टिकुलरली टच के स्टिमुलस को. तो इस फिनोमिना को बहुत ही कॉमनली हम कहते हैं, ये नाम अच्छे से लिख लो, थिग्मोनास्टी. 5-6 बार बोलूँगी इस वर्ड को. क्यों? बिकॉज इसी के जैसा बेटा एक आगे वर्ड आएगा, ये देख लो, थिग्मो लिखा, पूरा नाम लिखना जरूरी है, NASTY. थिग्मोनास्टी. कौन सी प्रॉपर्टी को? ये जो टच मी नॉट प्लांट ने टच को रिस्पॉन्स दिखाया, इस प्रॉपर्टी, इस फिनोमिना को कॉमनली क्या कहा जाता है? थिग्मोनास्टी. लिख लिया? अब बताऊं क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि आगे अपन पढ़ेंगे
एक टाइप का ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक में आगे आगे मूवमेंट्स वाले में, ट्रॉपिक में वहाँ हम पढ़ेंगे थिग्मोट्रॉपिज्म, और ये है थिग्मोनेस्टी, और यहाँ बन गई हमारे दिमाग की दही। ठीक है, अलग है दोनों, देखो वर्ड दोनों में है थिग्मो, इधर भी है थिग्मो, लेकिन बेटा ये थिग्मोनेस्टी है क्योंकि ये नेस्टिक मूवमेंट्स है, ये थिग्मोनेस्टी है क्योंकि ये नेस्टिक मूवमेंट्स है। और आगे ट्रॉपिक में देखोगे थिग्मोट्रॉपिज्म, सो बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट। ठीक है, समझ गए, ये थिग्मोनेस्टी है, वो थिग्मोट्रॉपिज्म होगा। तो ये नोट डाउन कर लो, द टच मी नॉट प्लांट रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस, दिस फिनोमेना इज नोन एज कॉमनली थिग्मोनेस्टी। क्लियर हुए सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट्स। नेक्स्ट आ जाओ, ये दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नेस्टिक मूवमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, निक्टीनेस्टिक मूवमेंट्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स हैं। द मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग द डायर्नल वेरिएशन इन द पोजिशन ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स इन डे एंड नाइट आर कॉल्ड निक्टीनेस्टिक, या इन्हें कॉमनली एक और नाम दिया जाता है स्लीप मूवमेंट। बोलो मैम नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। देखो लीव्स और जो फ्लावर्स होते हैं ना प्लांट्स के, डे और नाइट में कुछ अलग अलग टाइप के मूवमेंट सिखाते हैं। कौन? जो प्लांट के लीव्स, पत्तियां और फ्लावर्स होते हैं, दिन में और रात में, सारे नहीं, अगेन सारे नहीं, अलग अलग प्लांट्स की कहानी है। ये क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। कि जैसे होता है ना कुछ डिमांडिंग लोग, कुछ प्लांट्स को होता है मुझे तो डे लाइट बहुत पसंद है, तो जब डे लाइट होगी तो मैं एकदम से खिल जाऊंगा, और जब रात हो जाती है भाई रात में तो मुझे डर लगता है तो मैं बंद हो जाऊंगा। तो इस टाइप के मूवमेंट जो डे एंड नाइट के वेरिएशन पे होते हैं, डायर्नल वेरिएशन, उन्हें हम क्या कहते हैं, निक्टीनेस्टिक मूवमेंट, या फिर आप क्या कह सकते हो, स्लीप मूवमेंट। अब इसी के अंदर मेरा पर्पस था फ्लो चार्ट बनाने का, कि बेटा निक्टीनेस्टिक के अंदर भी दो टाइप आते हैं, टाइप के अंदर टाइप आता है। यहाँ पे निक्टीनेस्टिक के अंदर भी दो टाइप हैं, एक है फोटोनेस्टिक और एक है थर्मोनेस्टिक। एक क्या है, फोटोनेस्टिक, एक है थर्मोनेस्टिक। तो आ जाओ, अब आपको पता है कि कहानी कहाँ आगे बढ़ानी है, अपन ले लेते हैं ये वाला, आ जाओ। एक क्या है, फोटोनेस्टिक, ये क्लियरली देखा ना, एक है फोटोनेस्टिक और एक क्या है, थर्मोनेस्टिक। क्लियर है कि नहीं? किसके अंदर आए हैं, निक्टीनेस्टिक, इधर नहीं डाला है मैंने, यहाँ पे फोटोनेस्टिक और थर्मोनेस्टिक। तो कुछ बच्चों को तो वर्ड देखते ही समझ जाओगे। ये देखो निक्टीनेस्टिक प्लांट्स हैं, रात में जो बंद हो जाते हैं। क्लियर है? आओ अब पहले शुरुआत करते हैं फोटोनेस्टिक मूवमेंट से। फोटोनेस्टिक मूवमेंट क्या होते हैं, इफ द डायर्नल वेरिएशंस इन पोजीशन ऑफ प्लांट पार्ट्स, एग्जांपल फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स, आर कॉज्ड बाय लाइट स्टिमुलस। फोटो से वर्ड देखते ही समझ जाओगे लाइट की बात है, सच एज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स आर कॉल्ड फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स। तो पहली बात तो ये फोटो आधार वाले फोटो की बात नहीं है भाई, किसी भी फोटो की बात नहीं है। फोटो का मतलब क्या होता है, सन से जो सनलाइट आती है, हम तो यूजुअली ऐसे बना देते हैं, सनलाइट आ रही है एरो से, तो ऐसे सन तीर तो नहीं छोड़ रहा है बेटा, वो किस फॉर्म में आती है, वो एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है, ऐसे ऐसे। इन पैकेट्स का नाम दिया गया है फोटोन, और फोटोन से ही वर्ड फोटो है। तो जहां भी फोटो वर्ड आता है यूजुअली दैट इज रिलेटेड टू लाइट। बहुत ईजी है, फोटोसिंथेसिस, फोटो पीरियोडिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फोटोनेस्टिक। ठीक है, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, इतना तो समझ गए भाई कि लाइट से इनका रिलेशन है, लाइट का स्टिमुलस। सो फॉर एग्जाम्पल एज आई ऑलरेडी टोल्ड, फ्लावर्स एंड लीव्स की कहानी है, तो इसी में एग्जाम्पल हम ले लेते हैं हमारा डैंडेलियन फ्लावर। हमारा डैंडेलियन जो फ्लावर होता है, इसमें क्या होता है, इसको डे बहुत पसंद है, इसको धूप पसंद है, तो जब धूप आती है ना तो कहता है मैं बहुत ही अच्छे से खिलूंगा। कौन सा फ्लावर, डैंडेलियन फ्लावर। कैसे दिखाता है फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ड्यूरिंग द डे टाइम ये बहुत ही अच्छे से जो है ना, खिले हुए फूल कहते हैं ना, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से ये ओपन अप रहता है। इट ओपन्स अप इन द मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट, एंड जैसे जैसे लाइट कम होती जाती है, यानी जैसे शाम आती जाती है, शाम के बाद रात आती है, तो इवनिंग में एकदम से नहीं होता। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ऐसा नहीं आपको खुला दिखाया और एकदम से बंद, नहीं। ब्राइट लाइट है मॉर्निंग में तो आपको ये ऐसा मस्त खुला सा दिखेगा, जैसे ही लाइट डिम होती जाएगी धीरे धीरे इवनिंग में, धीरे धीरे देन वो जो है बंद हो जाता है रात में। इज इट क्लियर? क्या होगा एग्जाम्पल, डैंडेलियन फ्लावर किसका, फोटोनेस्टिक मूवमेंट, यानी लाइट को रिस्पॉन्स किया। नेक्स्ट क्या है, थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। थर्मोनेस्टिक, थर्मो से आप मतलब समझते हो कि नहीं, इतना बताओ। थर्मोमीटर लेते हैं कि नहीं, क्या नापते हैं बेटा, टेम्परेचर।
तो थर्मो यानी टेम्परेचर में जब चेंज आए, थर्मो यानी क्या, टेम्परेचर में जब कोई भी चेंज आए तब अगर प्लांट वेरिएशन दिखाए, दैट इज थर्मोनास्टिक मूवमेंट। तो इसमें ये जो आपको दिख रहा है बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बोलोगे ये क्या लग रहे हैं, अरे बेटा ये लीव्स हैं, ये लीव्स ऐसे बंद हो चुकी हैं, ये लीव्स ऐसे बंद हो चुकी है। रोडोडेंड्रॉन सबसे इजी एग्जांपल है। रोडोडेंड्रॉन प्लांट जो होता है, इसकी जो लीव्स होती हैं ये क्या होती हैं, ये टेम्परेचर के चेंज पे बंद हो जाती हैं। क्या होती हैं, ये टेम्परेचर के चेंज पे बंद हो जाती हैं। कैसे, ये बिल्कुल लीव्स हैं, ये कोई ऐसे फ्रूट्स नहीं लटक रहे हैं, ये जो हैं ये ऐसे लंबी लंबी ये लीव्स हैं, ये ओपन्ड थी लेकिन ये क्लोज हो गई। सो व्हाट आर थर्मोनास्टिक मूवमेंट्स? If the diurnal variations in the position of plant parts, example flowers and leaves, are caused in change of temperature of the surrounding, then such non-directional movement are called thermonastic. तो रोडोडेंड्रॉन यूजुअली क्या होता है, कोल्ड टेम्परेचर्स में ये ऐसे दिखाते हैं चेंजेस। कैसे, कोल्ड टेम्परेचर में, बहुत ही ज़्यादा जब सर्दी वाले जैसे टेम्परेचर हो जाता है ना, तो ऐसे क्लोज हो जाते हैं। क्यों? ताकि एकदम से जब सनलाइट आए ना तो हीट से डैमेज नहीं हो जाए प्लांट्स, है ना। सर्दी वाला जब ऐसा मौसम आ जाता है, ठंड, तो क्या होता है एकदम से जब सनलाइट पड़ती है ना तो वो डैमेज ना हो जाए, तो ये क्या होते हैं, ऐसे टेम्परेचर चेंज पे क्लोज हो जाते हैं। रोडोडेंड्रॉन काफ़ी कॉमन एग्जांपल है थर्मोनास्टिक मूवमेंट का। क्या समझे हो? फ्लो चार्ट पे आ जाऊँ वापस? ये इतना बनाया है कि नहीं, जल्दी बताओ। टाइम दे रही हूँ, साइड भी हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले लो। ठीक, किधर थे, नास्टिक में थे, दो कवर कर लिए, सिस्मोनास्टिक, निक्टिनास्टिक। निक्टिनास्टिक में दो टाइप्स और थे, फोटोनास्टिक एंड थर्मोनास्टिक। तो यहाँ तक कहानी आई होप इस वाले पार्ट की बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? थर्मोनास्टिक भी समझ गए ना? चलो भाई आ जाओ आगे। अब शुरू करते हैं हम सेकंड वाला, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कह सकते हो या फिर ट्रॉपिज्म। इज इट क्लियर और नॉट? चलो भाई शुरुआत करते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? हैं दोनों ही इंड्यूस्ड, इतना तो हमें पता है, दोनों ही इंड्यूस्ड। अब ट्रॉपिक में जो है मूवमेंट्स कर्वेचर की वजह से होते हैं, और बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें मूवमेंट्स ग्रोथ होते हैं। इसमें नॉन ग्रोथ वाले नहीं, ग्रोथ वाले मूवमेंट्स कह सकते हैं हम। और ये मूवमेंट्स पता है कैसे होते हैं, डायरेक्शनल। मतलब जो आपने पीछे पॉइंट्स लिखे थे ना, जो आपने नास्टिक के लिए पीछे पॉइंट्स लिखे थे, उसके उल्टे उल्टे पॉइंट्स लिख दो। जैसे वहां पे हमने लिखा था नॉन डायरेक्शन, एन से एन याद रखा था, नास्टिक से नॉन डायरेक्शन, तो यहाँ पे याद रखो डायरेक्शनल। यानी क्या, वही सनलाइट वाली कहानी, विंडो से सनलाइट आ रही है तो प्लांट यूं बेंड हो जाएगा उसकी तरफ, तो यानी किसी डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, डायरेक्शनल है। ग्रोथ बिल्कुल इन्वॉल्व होती है, डायरेक्शनल होते हैं, ग्रोथ बिल्कुल इन्वॉल्व होती है। तो आइए ज़रा रीड करते हैं इसकी कहानी को। Tropic movements are induced growth movements of curvature that occur due to differential growth. These directional movements or orientations that occur in response to external stimuli such as light, force of gravity, chemicals, water, etc. अच्छा भाई देखो, commonly usually हम किसकी बात करते हैं, हमेशा लाइट की। तो ऐसे बाकी स्टिमुलस को ऐसे अंडर एस्टिमेट मत कर देना। बाकी स्टिमुलस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रेविटी मैंने आपको कहा है, टेम्परेचर होता है, वाटर होता है, इन सब का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। और कितना इम्पोर्टेंस है, उस एक एक ट्रॉपिज्म को हम अलग से स्टडी करेंगे। So when some stimulus is received by the plant, specific part of the plant shows response in the form of growth movement due to unequal growth in its two side by the action of plant growth hormones. And यहाँ पे कौन रोल प्ले करते हैं, प्लांट ग्रोथ के हॉर्मोन्स, यानी जिन्हें हम कहते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। क्लियर हुई कहानी? देखो ये सही, देखो देखो डायग्राम में कैसे हो रही हैं। रूट्स को आप देखो, ग्रेविटी की तरफ बेंड हो रही है, डायरेक्शनल ग्रोथ है। नीचे क्यों बोलते हैं जड़ें नीचे होती हैं, जड़ें नीचे होती हैं, रूट्स नीचे होती हैं? क्योंकि ये डायरेक्शनल वाला ग्रोथ है। कैसा ग्रोथ है ये भाई? हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट्स है। इज इट क्लियर? एंड स्टेम जो है ऊपर ग्रो करती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्लियर हुई बात? इसकी कहानी थोड़ी और इंपॉर्टेंट है, तो जो है ना अच्छे से सुनते जाना। एंड दिस इज अ वेरी गुड डेफिनेशन फॉर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। लेट्स रीड इट। Directional movements or orientations of specific part of a plant revealing growth in response to external stimuli are called tropisms or tropic movements. क्या होते हैं tropic movements? अभी के अभी इस डेफिनेशन को, प्रॉपर डेफिनेशन को नोट डाउन करो, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी नोट करो। डायरेक्शनल मूवमेंट कह लो या ओरिएंटेशन कह लो, किसी भी स्पेसिफिक प्लांट पार्ट का जहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस आया। मान लो इधर लाइट आई है तो इधर की तरफ मूवमेंट है, ग्रेविटी नीचे है तो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट है, ठीक है।
ऐसे टाइप के डायरेक्शनल मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिज्म कह लो या ट्रॉपिक मूवमेंट्स कह लो, एक ही बात है। क्लियर है? दोनों वर्ड्स लिखना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ और लिखा है मतलब नहीं एक लिख के छोड़ दिया, आपको भी दोनों ही लिखने हैं। क्लियर? चलो, नाउ फॉर दैट, इस मूवमेंट के लिए ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो यहाँ से हमने एक जो है बीकर लिया है ये। नाउ इसमें हमने 3 प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं और देखो यहाँ पे एक की कैप को हमने कर दिया है कवर, देख रहे हो अच्छे से कि नहीं? एक के कैप को कर दिया है कवर, एक के नीचे वाले पार्ट को कर दिया है कवर और एक को पूरा रखा है अनकवर्ड। क्या चल रहा है? एक्टिविटी टाइम। यहाँ सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए इस जो है ना, ये जो हम प्लांट मूवमेंट्स पढ़ते हैं, बिकॉज एक्टिविटी के थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो इस एक्टिविटी पे ज़रा ध्यान दो। 3 टाइप के हैं, एक है पूरा बेटा अनकवर्ड, देखो एक है अनकवर्ड, एक जो है नीचे से कवर्ड है, एक जो है पार्शियल कवर्ड है, पार्शियल कवर्ड है, और ये जो है ये कैप्ड है। कैप यानी एपिकल मेरिस्टम इसका कवर्ड है। अब ये जो नाम मैंने लिख दिया एपिकल मेरिस्टम, तो दिस यू हैव टू गो बैक क्लास 9th जब हमने टिश्यूज़ पढ़े थे। 2 टाइप के मेन टिश्यूज़ होते हैं प्लांट्स में, मेरिस्टमैटिक और परमानेंट। मेरिस्टमैटिक वही जवान वाले टिश्यूज़ जिनके सेल्स डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लांट में 3 टाइप के मेरिस्टम्स होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लैटरल। कहानी याद दिला रही हूँ। एपिकल मेरिस्टम जो रूट टिप और शूट टिप पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कैपिंग की है, कैप यानी क्या, जो शूट टिप पे मेरिस्टम प्रेजेंट है उसको ढक दिया है। तो बोलोगे मैम बता तो रहे हो, क्या सेंस है? देखो ना क्लियरली डिफरेंस देखो। यहाँ लाइट पड़ रही है, ये दोनों जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, हाँ इसकी है पर इसकी नीचे है ना कवरिंग, देखो नीचे करा है इसको कवर। ऊपर जहाँ भी कवरिंग नहीं है वो दोनों देखो लाइट के डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, यानी ऐसे जाके यूं हो गए, ऐसे जा रहे हैं और यूं हो गए। लेकिन ये इकलौता जिसमें कैप कवर्ड है यानी एपिकल मेरिस्टम कवर्ड है, वो सीधा ही जा रहा है, उसको कोई होश ही नहीं हो रहा कहाँ है लाइट पता नहीं। ऐसा नहीं होता, यूं यूं ऐसे चलते जा रहा है बिल्कुल ही। तो विच मीन्स ये क्या दिखाता है, ये आपको समझ आ रहा है डायरेक्शनल ग्रोथ कैसे होती है। मतलब यहाँ पे समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो? एपिकल मेरिस्टम में भैया कोई तो अंदर हार्मोन है जो ये काम करता है। अब जब तुमने उसी को ढक दिया तो उसको पता ही नहीं चल रहा लाइट कहाँ से आ रही है, लाइट कहाँ से जा रही है। इज इट क्लियर और नॉट? और ये कहानी को और अच्छे से समझेंगे, चिंता नहीं, एक एक जो है ट्रॉपिज्म को कवर करेंगे। ऑलराइट, चलो डेफिनेशन हो गई, बिल्कुल आगे आ सकते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर वेरी स्लो। अब ट्रॉपिक मूवमेंट्स बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू ग्रोथ, तो हमें पता है ऐसा तो नहीं है एक दिन सीड लगाया और प्लांट उग गया, बहुत ही स्लो होती है ये वाले मूवमेंट्स। द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स कैन बी ईदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। अब मेन कहानी चालू होती है, तो बिल्कुल अच्छे से सुनना। बार बार हम स्टिमुलस कह रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो ट्रॉपिकल में वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है भाई। नाउ जितने भी टाइप के, अच्छे से सुनिएगा, जितने भी टाइप के मैं आपको ट्रॉपिज्म पढ़ाऊंगी सब में 2 टाइप के रिस्पॉन्स दिखेंगे, जितने भी टाइप के। अच्छा भाई ये बात समझ नहीं आती, तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि नोट डाउन करो, जब मैं बोल रही हूँ बार बार कि ये नोट डाउन करो, तो 2 टाइप के स्टूडेंट होंगे। कितने? 2 टाइप के। एक तो होंगे वो अच्छे वाले स्टूडेंट जो बोलते ही नोट डाउन करने लगे, एक जो हैं अच्छे वाले स्टूडेंट्स बोलते ही वो नोट डाउन कर रहे हैं, यानी वो कैसे रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, है ना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स की अच्छा मैम ने बोला तो हम यही काम करेंगे। और एक होते हैं उल्टे, एक कल चलते हैं उल्टे ही चलते हैं, बिल्कुल ही अलग ही चलना है इनको। मतलब मैम ने अब कह दिया अब तो लिखना ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना, अब तो आपने काम करने को बोल दिया अब तो मैं और नहीं करूँगा। तो यानी ये कैसे लोग होते हैं भैया? नेगेटिव वाले, उल्टा जो चले, समझ रहे हो कि नहीं? एक होते हैं पॉजिटिव, जो बोला जैसा बोला वैसा करेंगे, एक होता है नेगेटिव। तो यहाँ क्या सेंस है बताने का, जितने भी ट्रॉपिज्म देखोगे, फोटो हो, जियो हो, थर्मो हो, जो भी रिएक्शन हो, अगर उसके साथ चले, जैसे लाइट इधर है तो लाइट के डायरेक्शन में, लाइट इधर है तो लाइट के डायरेक्शन में, ग्रेविटी नीचे है तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, यानी उसके साथ साथ जो चले दैट विल बी पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। समझ आई कि नहीं? इतना बताओ, बहुत ही धीरे धीरे समझते चलना। आगे आप टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म देखोगे, अलग अलग स्टिमुलस से रिलेटेड, लाइट होगा, टेम्परेचर होगा। नाउ कोई भी रिस्पॉन्स जो प्लांट, अरे रिस्पॉन्स कौन देगा, किसकी कहानी है? प्लांट्स की कहानी है। तो प्लांट्स में मान लो रिस्पॉन्स पॉजिटिव दिया कि जैसे
इधर सनलाइट है तो प्लांट अभी पीछे नहीं देखा, इधर उग गया इसी के डायरेक्शन में। तो ये कैसी बात कह दी इसने, अरे वाह पॉजिटिव बात है ये। एंड जैसे दूसरा एग्जांपल लो, ये है रूट्स, ये है रूट्स, ये किसके डायरेक्शन में उग रही हैं, ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे होती है कि नहीं, अब कुछ ये मत बोलना ऊपर, ग्रेविटी कहाँ खींचती है, नीचे खींचती है। तो ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है, यानी ये भी पॉजिटिव। अब इसमें नेगेटिव समझाऊं तो जो स्टेम उगता है ना, स्टेम वो हमेशा ऊपर, आप कहते हो ना ऊपर उगता है स्टेम, तो ऊपर यानी क्या, ऊपर ऐसे ग्रोथ करता है, यानी ये क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटी कहता है रूट्स तो अच्छे हैं, मेरी कही हुई बात पे चलते हैं, नीचे आते हैं मेरे साथ। स्टेम तो ऊपर जा रहा है, उल्टा चलता है, यानी ये कैसा ट्रॉपिज्म हो गया, ये हो गया नेगेटिव ट्रॉपिज्म। पॉजिटिव नेगेटिव समझ गए यहाँ पे कि नहीं, कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहा है, इज इट क्लियर और नॉट। क्यों समझा रही हूँ अभी, क्योंकि आगे हर ट्रॉपिज्म में बेटा ये आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ भी नहीं करना है, फोटोट्रॉपिज्म हो तो आगे बस फोटो लगा दो तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, थर्मोट्रॉपिज्म हो तो आगे थर्मो लगा दो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो। मेन तो है ट्रॉपिज्म्स ही, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहीं के यहीं समझना है, बिल्कुल समझना है। क्लियर है, इसको मैं रीड करती हूँ तब तक नोट डाउन करो। इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज टूवर्ड्स द स्टिमुलस, बहुत ही परफेक्ट वर्ड जो ये यूज्ड है, टूवर्ड्स यानी उसकी तरफ, किसकी, स्टिमुलस की तरफ, इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। एंड दूसरा, इफ द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से उल्टा, तो इसे क्या कहेंगे, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर हुई बात की नहीं, इसे अच्छे से नोट डाउन करो। क्या है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स स्टिमुलस पॉजिटिव, अवे बोल सकते हो या अगेंस्ट भी कह सकते हो, नेगेटिव ट्रॉपिज्म। क्लियर, ओके, शैल वी मूव ऑन। अब आगे आते हैं, अब शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे आपको 5 टाइप दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 टाइप दिख रहे हैं, इनको पढ़ते हैं और पीछे फ्लो चार्ट में जरा नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, light, force of gravity, chemical substances and water are the 4 common stimuli in the environment to which the plants respond। और इसमें हमने एक और ऐड कर दिया है क्योंकि आपके ओलंपियाड की प्रिपरेशन के हिसाब से दैट इज ऑल्सो नीडेड, जिसे हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म, जिसकी बात थोड़ी देर पहले पीछे मैंने करी थी। The responses of plants to these stimulus are termed as number 1 phototropism, number 2 geotropism, 3rd chemotropism, 4th hydrotropism and 5th thigmotropism। क्लियर है, ये लाइट, ये ग्रेविटी, केमिकल, वाटर, टच, ब्रैकेट में लिख लेना ताकि हमेशा के लिए याद रहे। आ जाओ इधर, अब लिख सकते होगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं मैम, आ जाइए। 5 नाम लिखने हैं भैया, 5 नाम, तो 1 2 3 4 एंड 5। उम्मीद है कि यहाँ तक अपने नाम आ जाएंगे। पहला क्या है, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा हम क्या देख रहे हैं, दूसरा हम देख रहे हैं, सीक्वेंस में लिख देते हैं ना, जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म लास्ट तो है थिग्मो, कि जिस सीक्वेंस से हम पढ़ रहे हैं वैसे देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा कोई सीक्वेंस भैया वो है नहीं, बोल मत देना कि फिर मैम ने सीक्वेंस का, ये तो अपन पढ़ उस वे से रहे हैं तो हमने सोचा सीक्वेंस में लिख देते हैं। कीमोट्रॉपिज्म एंड ये क्या है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। लिखते जाओ, मेरे को देखना नहीं है ना, लिखते जाओ साथ में जल्दी से। क्या है ट्रॉपिज्म, 5 टाइप के, फोटो, जियो, कीमो, हाइड्रो एंड थिग्मो। ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स में आएंगे, डायरेक्ट वाले। ये देखो, ये यहाँ जो डायरेक्ट वाले थे ये भी डायरेक्ट वाले हैं, इसके अभी फर्दर यूनिट और कुछ नहीं है। क्लियर है, आ जाए भाई वापस आओ। ये देखो, ये एक क्विक व्यू है, अभी एक एक को स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट शुरू करो, देखो फोटोट्रॉपिज्म में लाइट की तरफ प्लांट जा रहा है। देन कीमोट्रॉपिज्म में देखो कैसे केमिकल रिएक्शन करके पोलन ट्यूब अंदर उतरा है। अब पोलन ट्यूब क्या है पूरी कहानी बताऊंगी, डरने का नहीं। जियोट्रॉपिज्म देखो ग्रेविटी की तरफ जो रूट्स जा रही हैं और स्टेम अगेंस्ट जा रहा है। हाइड्रोट्रॉपिज्म देखो पानी की तरफ रूट्स आ रहे हैं, पानी दिखा, ऐसा होता है, भूख लगती है खाना दिखता है उसकी तरफ हम जाने लगते हैं, तो वैसे ही रूट्स को पानी दिखा, रूट्स पानी की तरफ ग्रो करेगा। एंड लास्ट देखो थिग्मोट्रॉपिज्म विच इज काइंड ऑफ रिलेटेड टू टच, टच से रिलेटेड है। थिग्मोनास्टी भी था, वो थिग्मोनास्टी इसलिए था क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल था, पर बेटा ये डायरेक्शनल है। ठीक है, सो शुरुआत करें सबसे फर्स्ट वाला, एंड अब चालू हो जाती है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। एक्टिविटी टाइम भी देखेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। सबकी डेफिनेशंस नोट डाउन करते जाएंगे हम, समझते समझते डेफिनेशन नोट डाउन।
लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो का मतलब हम समझते हैं लाइट के जो पैकेट्स होते हैं, फोटॉन्स, उनसे रिलेशन है इनका। फोटोट्रॉपिज्म में इट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट स्टिमुलस। किसके साथ रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं? लाइट स्टिमुलस। लाइट जो रोशनी आती है, मेनली क्यों हम सनलाइट हर बार कहते हैं? बिकॉज यार वो बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है और आती ही जा रही है। अब ऐसा तो नहीं है हर बार आप बाहर निकलते हो लाइट लेके प्लांट्स के लिए, नेचुरली उन्हें सोलर एनर्जी मिल रही है, तो हम यूजुअली उसे कंसिडर करते हैं, बट आप बाकी लाइट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर? तो लाइट के तरफ जो प्लांट पार्ट रिस्पॉन्स करता है उसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ भी देख पा रहे हो, ये एग्जाम्पल कैसा है? ये एग्जाम्पल देखो, दो टाइप के आपको प्लांट्स दिख रहे हैं। एक प्लांट जो है प्लांट नंबर 1, अच्छे से देखिएगा, प्लांट नंबर 1 बाकी तरफ से कवर्ड है लेकिन ओनली फ्रॉम द टॉप। प्लांट 1 बाकी तरफ से कवर्ड है लेकिन ओनली फ्रॉम द टॉप खुला है और यहीं से दे रहे हैं लाइट। क्या बोला? प्लांट 1 देखो पूरी तरफ से इधर से ये कवर्ड है लेकिन बस टॉप से ओपन है और वहीं से दे रहे हैं लाइट। तो ये कैसा प्लांट है? स्ट्रेट प्लांट है। बोलो मैम क्या नई बात है, स्ट्रेट ही तो प्लांट्स होते हैं। तो दूसरी कहानी आओ, इधर आओ। सेकेंड वाले प्लांट में देखो ये पूरी तरफ से कवर्ड है, एक विंडो से कवर्ड है, सिर्फ एक पार्ट खुला है एंड इधर राइट साइड से लाइट आ रही है, ऊपर नीचे कहीं से नहीं, सिर्फ राइट साइड से। तो थोड़े दिन बाद ये ऑब्जर्व किया जिस साइड से लाइट आ रही है ये देखो प्लांट ऐसे हो गया, यूं है और यूं बेंड हो गया। तो इससे क्लियरली शो होता है प्लांट का जो एपिकल मेरिस्टम है, जो टिप्स होती हैं उस पर ऐसा भैया कुछ तो प्रेजेंट है, कुछ तो प्रेजेंट है जो लाइट को सेंस कर पा रहा है और वो उसी की तरफ मुड़ रहा है। नाउ सेंसरी ऑर्गन्स तो होते नहीं हैं, सो व्हाट प्ले द मेन रोल? मेन रोल किसका होता है भाई? यहाँ पे हॉर्मोन्स का। क्लियर है? ये थोड़ी बहुत बात जो है समझ आई। नाउ अब एक चीज अच्छे से सुनना, पीछे मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव की कहानी। तो यहाँ पे जब ये जो प्लांट है ये टुवर्ड्स द लाइट चलता है, जब ये प्लांट टुवर्ड्स लाइट दिखता है आपको, टाइट नहीं भाई, लाइट है LIGH, टुवर्ड्स लाइट दिखता है यानी लाइट की तरफ, तो इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। एज क्लियर एज दैट, मैंने पीछे ही बता दिया था, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। क्लियर है? पॉजिटिव यानी क्या? जहां लाइट होगी उस तरफ बेंड हो गया, तो क्या है ये? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इज इट क्लियर और नॉट? If the plant part moves towards light, it is called positive phototropism. Alternatively हो सकता है if the plant parts move away from the light, हो सकता है उस प्लांट को नहीं पसंद हो लाइट, उसके अगेंस्ट अवे मूव करे तो उसे हम क्या कहेंगे? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। देखो ट्रॉपिज्म तो हर जगह आना है, बस जो एक्टिविटी हो, लाइट की बात हो तो फोटो लगा देना। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देख लो, stem or shoot of a growing plant moves towards light and thus shows positive phototropism. तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कौन दिखाता है? स्टेम दिखाता है, क्योंकि स्टेम की जो एपिकल मेरिस्टम है, कहाँ जाना था मुझे? इधर आना था भाई, आओ। स्टेम की जो एपिकल मेरिस्टम है उसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट है जो कि उसकी तरफ जा रहा है। बट अब एक कहानी सुनो, बोलोगे मैम तो नेगेटिव कौन दिखाएगा? नेगेटिव बेटा रूट्स दिखाते हैं। रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट एंड दस शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो ये कैसे? देखो सिंपल है कहानी, कुछ नहीं है। जैसे ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, ये स्टेम है। जब लाइट होती है हमें पता है कि ये लाइट की तरफ स्टेम बेंड करती है, रूट्स तो दूर ही चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, वो नेगेटिव रहते हैं, लाइट के डायरेक्शन में रूट्स नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके एपिकल मेरिस्टम पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ देखो फोटोट्रॉपिज्म, ये लाइट इधर बेंड हो रही है, देखो ये यहाँ पे एक हार्मोन का नाम है जिसका नाम मैं अभी नहीं लूँगी, थोड़ा सा और आगे लूँगी, ठीक है? नहीं तो कहानी उलझ जाएगी। अभी ये समझो प्लांट के जो एपिकल मेरिस्टम है उसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट है हार्मोन जो कि उसको उधर तरफ मोड़ रहा है। ऑन द अदर हैंड रूट्स अवे जाती हैं लाइट से, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। इज इट क्लियर और नॉट? आ जाओ सेकंड पे। पहले सारे जो हैं ट्रॉपिज्म्स हम समझते चलेंगे। Geotropism, it is the directional movement or orientation of the plant part in response to gravity. Geo word आते ही, जियो जे वाला नहीं है, ये जी वाला जियो है, जियोग्राफी जैसे पढ़ते हो। तो जियोट्रॉपिज्म यानी ग्रेविटी जहाँ पे रिलेटेड हो या ग्रेविटी से जो रिस्पॉन्स करे प्लांट, दैट इज जियोट्रॉपिज्म। अब अगेन सिमिलरली ये भी दो टाइप का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कौन शो करेगा बेटा? रूट्स। पॉजिटिव हमेशा कौन शो करता है? जियोट्रॉपिज्म, रूट्स,
क्योंकि रूट्स हमें पता है धरती के अंदर उगती हैं। नीचे है ग्रेविटी, यहाँ है ग्रेविटी को स्मॉल जी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे इधर होती है ग्रेविटी, नीचे की तरफ खींचते। अरे नहीं होती तो अभी सब उड़ रहे होते, हम ऐसे परिंदे होते, हम उड़ रहे होते, नहीं, हम बंधे हुए हैं नीचे ज़मीन से। कैसे? ग्रेविटी की वजह से। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही कौन ग्रो करती हैं? रूट्स ग्रो करती हैं। जब ये इसी के डायरेक्शन में है तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब फोटो नहीं लगाना है, अब क्या कहोगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। कीप दैट इन माइंड, ये नाम बदलना ध्यान रखना। ट्रोपिज्म हर जगह लगेगा, ग्रेविटी की बात हो क्या लिखोगे? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। ये पॉजिटिव हो गया। अब स्टेम को देखा करो। स्टेम देखो, ग्रेविटी होने के बावजूद भी वो कहाँ जाती है? अगेंस्ट। वो उगती है ऊपर। वो कैसे उगती है? ऊपर। यहाँ नीचे ग्रेविटी है तो स्टेम कहाँ जा रही है? ऊपर। ऊपर जा रही है यानी क्या? उल्टी चलती है ये। उल्टी यानी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। स्टेम ऑफ अ प्लांट शोज नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। बोलो मैम ये प्रूफ कैसे किया है? आगे हम देखेंगे रिस्पॉन्सेज, वहाँ पे एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी से आपको पता चलेगा, आप अपने घर पे भी कर सकते हो। एक्टिविटी बहुत ही आसान होती है, तो आपको खुद मतलब लाइव आंखों से दिख जाएगा। अच्छा मैम जो बोल रही थी सही बात है। क्लियर है? अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझते जाओ, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रोपिज्म समझ आए कि नहीं? बहुत ही क्लियरली यहाँ पे एक आपको डायग्राम में भी दिया है कि जो रूट्स है नीचे उग रही हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। स्टेम अगेंस्ट जा रही है यानी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर है? प्लांट पार्ट्स मूव इन द डायरेक्शन, वही कहानी यहाँ लिखी है। अगेंस्ट द डायरेक्शन नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। वर्ड्स में लिखनी है तो ये देख सकते हो क्लियरली। देखो, रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, शूट्स ग्रो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। एंड अगर इस प्लांट को हमने हॉरिजॉन्टल यानी टेढ़ा करके देखा तो भी रूट जो है ऐसी उग रही थी और ये स्टेम ऊपर चला गया था। क्लियर है? नहीं, डरना नहीं। अभी फिर से बोला मैंने, देख के ना नई चीज़ें वो मत सोचो टेढ़ा क्यों रख दिया, वो एक्टिविटी करेंगे हम। अभी के लिए सिर्फ जल्दी से आपको समझना है क्या क्या है ये, क्योंकि जब मैं एक्टिविटी कराऊंगी तो मैं क्लियरली एक नाम बोल दूंगी, जियोट्रोपिज्म। तो आपको समझ तो आना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। क्लियर है? जियोट्रोपिज्म हो गया। नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल इसी के, जैसे रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव डाउनवर्ड इन द सॉइल इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी एंड दस शो पॉजिटिव geotrophism. Second, the stem or shoot of a plant shows movement against the direction of gravity and thus shows negative geotrophism. And again, इतनी देर से वेट कर रहे थे मैम कोई नया फैक्ट तो बताइए, तो आ गया हमारा डू यू नो फैक्ट। Clinostat is an apparatus that is used to nullify the effect of geotropism. क्या है ये एक apparatus होता है क्लाइनोस्टैट। ये आपको दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ा बता भी दिया है, ऐसा दिखता है ये क्या होता है? जो जियोट्रोपिज्म का इफेक्ट होता है ना, कि आपको टेस्ट करना है, उस इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए, पहचानने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लाइनोस्टैट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ गए? ये एक अपैरेटस होता है। तो इन केस अगर अपैरेटस पूछा जाए जियोट्रोपिज्म निकालने के लिए तो वो कौन है? क्लाइनोस्टैट। कुछ इस तरह का ये दिखता है और यहाँ हम रख देते हैं हमारा प्लांट। क्लियर है? चलो भाई, आज के लिए इंफॉर्मेशन हो गई। अब आ जाइए आगे कीमोट्रोपिज्म पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। Chemotropism, it is the directional movement or orientation of the plant part in response to chemical stimulus. Very important, क्योंकि भाई देखो लाइट है, ग्रेविटी है, ये तो समझ गए। जब केमिकल का खेल आता है ना, केमिकल लोचा हो जाता है वैसे ही दिमाग में। बट डोंट वरी, बहुत ही ईजी है। पता है क्यों? क्योंकि आपको ये कहानी आगे भी पढ़नी है। जब पढ़ते हो ना रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये सब पढ़ोगे अभी आगे, तो तब के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अभी इसको समझ जाओगे तो ठीक है। नाउ इफ द प्लांट पार्ट्स, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, कोई भी इंड्यूस्ड केमिकल हो, अगर प्लांट पार्ट उसकी तरफ मूवमेंट दिखाए, सो दैट इज पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म, सिंपल एज दैट। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द केमिकल स्टिमुलस, इट इज नोन एज नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। बोलो मैम इतनी बात तो हमको समझ आ गई है, अब तो आप चिंता मत करो, पॉजिटिव और नेगेटिव पे चलो ठीक है मान लेते हैं। एग्जाम्पल पे आओ अब। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्लांट्स में growth of pollen tube towards the ovule in the ovary is an example of positive chemotropism. अब ये सुन के आधे बच्चे डर गए। क्या है ये? कुछ नहीं। इधर आ जाओ 2 मिनट ले, जल्दी से यहाँ देखो। प्लांट में जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल, पूरी कहानी आएगी। अभी के लिए जितना समझना है उतना समझो। इतना तो पता है, चलो कुछ कहानी मुझे थोड़ी बतानी ही पड़ेगी, नहीं तो ना याद नहीं आएगी। देखो इतना तो समझते हो, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पूरी कहानी आगे आएगी तो
बेहतरीन बात यह है कि 2 बार पढ़ लोगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम पढ़ेंगे आगे इन द कमिंग चैप्टर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, या ऑर्गन कह लो, जो भी कह लो, ठीक। मेल्स का क्या होता है भाई, फ्लावर्स की बात है, ये प्लांट्स की बात है। मेल्स में हम कहते हैं ये होता है स्टेमन। अब स्टेमन भी बेटा, ये होता है स्टेमन, स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये भी बनता है 2 चीज़ों से बनके, ऐसा दिखेगा आपको प्लांट में, ठीक है। ये होता है फिलामेंट, ये होता है फिलामेंट, ऐसे स्टॉक लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये होता है एंथर। बता क्यों रही हूँ, हर चीज़ का सेंस है, थोड़ा रुक जाओ, ठीक। अब यहाँ पे ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये होते हैं पोलन सैक, और इसमें से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स। सो मेन कहानी इनकी है। देखो ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये होते हैं मेल गैमेट। गैमेट समझते हो कि नहीं, गैमेट नॉर्मल सेल्स जैसे नहीं होते हैं, वेजिटेटिव नहीं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। क्यों? बिकॉज ये मियोसिस करके बने होते हैं। ये क्या करके बने होते हैं? मियोसिस। मियोसिस समझते हो, रिडक्शनल डिवीजन, इनका क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, ये गैमेट बनते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं हम इन्हें। पोलन ग्रेन्स किस में? प्लांट्स में। तो बोलो फिर मैम क्या आगे, क्या? तो आगे इधर आओ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब हम आते हैं कार्पल पे, कार्पल कह लो, पिस्टल कह लो, तो इसकी कहानी में क्या होता है, कुछ लोगों को पोलन वर्ड बोला तो याद आ गया होगा, हाँ मैम पोलन एलर्जी, किसी को है क्या, बताओ, पोलन एलर्जी नाम सुना होगा। तो ये वही पोलन ग्रेन्स हैं जो हवा में यूं घूमते हैं और एलर्जी फैलाते हैं। पर बेटा इनका मेन काम एलर्जी फैलाना नहीं होता है, बता देती हूँ इनका मेन काम क्या है। देखो देखिए, अच्छे से देखना है ना, अभी के लिए जितना समझ सकते हो उतना अच्छी बात है, समझ जाओ। ये पोलन ग्रेन्स हैं, ये मेल गैमेट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऊपर स्टिग्मा, ये ऐसा ट्यूब लाइक स्टाइल है, और नीचे बेटा क्या है, ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल, और इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है एग। एग क्या होता है, ये सब होते हैं हमारे फीमेल गैमेट। तो इतना पता है, फर्टिलाइजेशन, फीमेल और मेल गैमेट का फ्यूजन। तो अब प्लांट चलते फिरते तो नहीं है, तो ये पोलन बेचारा यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलो भाई पहुँच भी गया, एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं पोलिनेशन। उसकी कहानी आगे पढ़ते रहना, आगे पढ़ते रहना, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगी, तब के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो समझना है प्लीज ना उसको समझो। पोलिनेशन है, अब पोलिनेशन करके मान लो पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, पोलन ग्रेन यहाँ पे आ तो गया, ठीक है। अब क्या होगा इसमें आगे? अब देखो आंखें तो होती नहीं है इनके पास, तो बोलेंगे हम पहचाने कैसे कि यार तुम हमारे वाले पोलन हो? 10 तरह के पोलन आएंगे, कितने सारे। अब जैसे पलक मैम ने तो यहाँ 5 पोलन बना दिए, तो क्या मात्र 5 पोलन? अरे हजारों पोलन आके बैठ जाएंगे यहाँ पे, कितने सारे छोटे 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 होते हैं। तो ना उसमें से प्लांट यार पहचानेगा कैसे कि भाई मेरा वाला पोलन कौन सा है? होता है ना कि मेरे प्लांट वाला पोलन मुझे तो ये वाला चाहिए, ये वाला कौन सा है? सही केमिकल लोचा जो है इनका मैच होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आगे अब मैं कुछ नेम्स यूज़ करूँगी तो डर जाओगे। एम्ब्रियो सैक में कुछ सेल्स होते हैं सिनर्जिड जिन्हें हम कहते हैं, वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, और यहाँ पे होता है केमिकल लोचा, यानी केमिकल रिलीज होते हैं, और उसके बाद ऐसी कहानी चलती है। जो सही वाला पोलन है, ऐसा नहीं होता कि आप कहीं जाते हो आपको ऐसे कार्ड स्वाइप करना होता है कि आप यहीं के मेंबर हो, होता है ना, आपने कार्ड स्वाइप किया फिर वो दरवाज़ा खुल जाता है। यहाँ यूजुअली मेट्रोज़ में होता है, अगर कहीं मेट्रो वगैरह में बैठे हो तो बताओ, तो मेट्रो में ऐसा होता है, वो कार्ड होता है अपने पास, उसको ऐसे टैप करते हैं और वो ऐसे खुल जाता है, फिर अपन को आगे जाना होता है, फिर बंद। तो सिमिलरली यहाँ पे जो है केमिकल लोचा हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तभी तो कीमोट्रोपिज्म का। एंड जो करेक्ट वाला मैच होता है कि ये फिट बैठता है, ये हमारा पोलन है, उसको परमिशन मिल जाती है। काहे की परमिशन? कि भाई तुम यहाँ आ सकते हो अंदर, ओव्यूल में आओ और एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लो, परमिशन मिल जाती है। तो ये केमिकल लोचा हुआ। नाउ ये देखो मैं क्या बना रही हूँ। अच्छा अब ये ऐसा नहीं है पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन लंबा हो गया, नहीं, ये एक ट्यूब निकाल रहा है बेटा। देखो किसकी तरफ ट्यूब जा रहा है, ये ओव्यूल की तरफ ट्यूब जा रहा है। यहाँ से एक ट्यूब निकलता है और इसी ट्यूब के अंदर अंदर होते हुए कौन आ जाता है? ये आ जाता है, यही एक जो पोलन ग्रेन आया था ये आ जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? समझे कि नहीं? क्या बनाया है ये? पोलन ट्यूब।
केमिकल रिएक्शंस हुई, उसके बाद करेक्ट पोलन ग्रेन इन्होंने एग्री किया और उसने बना दिया पोलन ट्यूब। तो ये जो ट्यूब बना है ना, ये किसके डायरेक्शन में बना है? वहीं जहाँ से केमिकल्स आ रहे थे, ये ओव्यूल की तरफ। तो वहीं जहाँ से केमिकल आ रहे थे यानी टूवर्ड्स द केमिकल जो भी है सब्सटेंसेस। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। इसकी कहानी थी थोड़ी और इंटरेस्टिंग। डोंट वरी, आगे फिर से इसी कहानी को देखेंगे एक्टिविटी में। अभी के लिए ये समझ आया हो तो बताना। क्या देखी कहानी? यहाँ हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यहाँ हमने देखा फीमेल। कैसे पोलन ग्रेन आया, कैसे जो एम्ब्रियो सैक की सेल्स एंड सिनर्जिड्स वहाँ से केमिकल रिलीज हुए, केमिकल रिएक्शन हुई, करेक्ट पोलन ने पोलन ट्यूब बनाया टूवर्ड्स द ओव्यूल जहाँ से केमिकल आ रहा था। तो ये कैसा हुआ? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। ये इसलिए समझाया क्योंकि जो पीछे लाइंस है ना, फिर नहीं तो समझ नहीं आती। ये देखो, ये सेम थिंग हो रही है। पोलन ग्रेन है, पोलन ट्यूब बन के आया है ओव्यूल के अंदर। तो एक बार अपन रीड कर लें एग्जाम्पल। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द ओव्यूल इन द ओवरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म। आ जाओ नेक्स्ट, हाइड्रोट्रोपिज्म। वेरी इजी, नाम से ही समझ आ रहा है मैम। वाटर की कहानी है, हाइड्रो। सो इट इज द डायरेक्शन, मूवमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर स्टिमुलस। अगर प्लांट पार्ट किसकी तरफ मूव करेगा? वाटर की स्टिमुलस की तरफ, इट विल बी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। और इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम द वाटर स्टिमुलस, इट विल बी नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। सो इसके लिए जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, जब रूट्स में जहाँ पे पानी रखा जाता है, जैसे ये रूट्स हैं, जिस डायरेक्शन में वाटर होगा, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, यहीं देख के समझ जाओगे। ये प्लांट ग्रो कर रहा है, ये रूट्स हैं, इस तरफ देखो पानी ज़्यादा है, इस तरफ जो है ये वाटर ज़्यादा है, तो ये रूट्स देखो कैसे अपना डायरेक्शन इस तरफ मोड़ ले रही हैं। सो बेंडिंग ऑफ रूट्स ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स द वाटर सिग्निफाइज पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप वेरी क्रिस्टल क्लियर। क्योंकि देखो, एक समझ जाते हो ना, उसके बाद आगे की कहानी बहुत ईजी है, तो उस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, जिसे मैंने कहा था थिग्मोट्रोपिज्म, या फिर आप इसे हैप्टोट्रोपिज्म भी कह सकते हो। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? जैसे थिग्मोनास्टी देखा था, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू टच। थिग्मोट्रोपिज्म और हैप्टोट्रोपिज्म आर द मूवमेंट्स दैट अकर ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद अ फॉरेन बॉडी। कौन सी बॉडी से कॉन्टैक्ट होता है? फॉरेन बॉडी से। फॉरेन बॉडी, अब फॉरेन यानी ऐसा नहीं है भाई अमेरिका से बॉडी आई है तो उसे फॉरेन बॉडी कहते हैं। फॉरेन बॉडी, फॉरेन का मतलब हमेशा बाहर मत समझा करो। अब यहाँ प्लांट्स के लिए फॉरेन ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कोई भी बाहर का सब्सटेंस। अब जैसे आप टच कह सकते हो, स्टिमुलस टाइप का। इन ट्विनर्स एंड लायनास देयर इज लेस ग्रोथ ऑन द साइड ऑफ कॉन्टैक्ट एंड मोर ग्रोथ ऑन द साइड ऑफ ब्रांच अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट। क्या बोला? देखो, कुछ ऐसे ट्विनर्स और लियानास होते हैं, इनमें पता है क्या होता है, ये जो आपको कर्ली टाइप वाले प्लांट्स दिखते हैं, ऐसे ऐसे देखो, ये टेंड्रिल्स दिखती हैं कर्ल करते हुए। तो ये कर्ल करते हो यानी पता है क्या होता है, जहाँ पे जैसे यहाँ के लिए फॉरेन बॉडी क्या हो गई, ये ऐसा कोई स्टेम हो गया, मतलब वो प्लांट तो ग्रो कर रहा है, उसके पास में दूसरा प्लांट है, तो वो फॉरेन बॉडी हो जाएगी उसके लिए। तो वहाँ पे जैसे ही मान लो ये प्लांट ग्रो कर रहा है, इसने टच किया यहाँ से, तो इसका जो है ग्रोथ रुक जाएगी और सिर्फ कर्लिंग हो जाएगी, वहाँ पे उसकी तरफ घूम जाएगा। जैसे टेंड्रिल्स किस किस के ले सकते हैं? क्यूकरबिटेसी, पिटियोल ऑफ क्लेमाटिस, लीफ एपिक्स ऑफ ग्लोरियोसा शो थिग्मोट्रोपिक मूवमेंट्स। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यूजुअली जो आप टेंड्रिल्स वाली चीज़ देखते हो ना, तो कहीं भी अगर वो प्लांट का पार्ट कांटेक्ट में आया, कुछ भी, अरे ये बोर्ड भी आ गया उसके कांटेक्ट में, तो क्या होगा, उस तरफ से ग्रोथ कम हो जाती है, वो ऐसे कर्ल हो जाते हैं टेंड्रिल्स में, और दूसरी तरफ ग्रोथ बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म या फिर हैप्टोट्रोपिज्म। क्लियर है? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। कुछ एग्जांपल्स आप रख सकते हो टेंड्रिल्स के, पीटियोल के एंड लीफ एपिक्स के। इज इट क्लियर और नॉट? नाउ आपके लिए हमेशा मैं जो है डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स रखती हूँ ताकि पढ़ने में आगे आसानी हो। अभी तो जैसे थियरी वेरी पढ़ ली भाई, ठीक है, एट द एंड मोमेंट आप क्या पढ़ोगे? डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स। क्योंकि किसी भी चीज़ को कंपेयर करके पढ़ता है ना, तो ज़्यादा अच्छे से याद होती है, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो यहाँ पे किसका कंपेरिजन है? डिफरेंसेस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट्स एंड नास्टिक मूवमेंट्स। दो टाइप के मूवमेंट्स देखे हैं इंड्यूस्ड में, ट्रॉपिक और नास्टिक। तो थोड़ा सा मैं साइड भी हो जाऊंगी, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और उसके बाद अपन एक एक जो है पॉइंट पढ़ते जाते हैं। हाँ, पूरा ही बाहर चली जाती हूँ भाई, ठीक। चलो, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स। These are directional movements or orientations of the part of the plant in response to specific stimulus. The movement can be towards the stimulus या away, यानी directional वाले होते हैं ये,
नास्टिक क्या होते हैं? नॉट डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये मूवमेंट्स? ना तो स्टिमुलस के पास ना उससे दूर, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं है भाई इनका कोई। ट्रॉपिक, सेकंड पॉइंट, दीज आर प्लांट मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर कॉज्ड बाय यूनिलैटरल ग्रोथ, यानी एक साइड की ग्रोथ ज़्यादा होती है दूसरे से कंपैरिजन में, तभी जो है ये डायरेक्शनल बन पाते हैं। ओवर हेयर दीज मूवमेंट्स आर कॉज ड्यू टू वेरिएशंस इन इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे वेरिएशन मूवमेंट्स कह सकते हैं इन्हें। इन्हें क्या कह सकते हैं हम? कर्वेचर वाले। किन्हें भाई? ट्रॉपिक वालों को कर्वेचर कह सकते हैं, नास्टिक को वेरिएशनल मूवमेंट्स कह सकते हैं। These are also movements of curvature, but these occur due to turgor changes. ये टर्गर चेंजेस की वजह से होते हैं। कौन से? वाटर जो कम ज़्यादा होने के चेंजेस की वजह से होते हैं। किसमें? नास्टिक में। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? एक पार्ट ज़्यादा ग्रो करता है, एक पार्ट कम। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ हॉर्मोन्स का रिएक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, थर्ड पॉइंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, bending of stem towards light, phototropism and downward growth of roots in response to gravity, geotropism. एग्जाम्पल्स हमें पता है, फोटो एंड जियोट्रोपिज्म, एंड यहाँ पे फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग। मिमोसा के एग्जाम्पल दे सकते हो, या फिर सिस्मोनास्टिक, और वो भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। कौन सा है? सिस्मोनास्टिक एंड निक्टिनास्टिक के एग्जाम्पल्स अपन दे सकते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ देखो, यहाँ मैंने बताया था ना आपको, याद है कि नहीं? ये देखो, ये एग्जाम्पल बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ये जो फ्लो चार्ट है ना, इसको बनाने का सेंस ही रहा है कि आपको पता चले कौन सा किस में आता है। नास्टिक में सिस्मोनास्टिक, निक्टिनास्टिक। अब निक्टिनास्टिक में भी दो टाइप, फोटो और थर्मो, एंड ट्रॉपिक में ये रहे। क्लियर है? तो इन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स आप इनके नेम भी बता सकते हो क्लियरली। ठीक, वो तो अपन ने यहीं लिख दिया, तो वहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर फॉर यू ऑल। क्लियर है? हाँ भाई, और साइड हो जाती हूँ। चलो आ जाते हैं, अब शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा था एक्टिविटी टाइम कुछ होने वाला था, ऐसा मैंने कहा था? अरे बिल्कुल कहा था। सो ओवर हेयर वी विल स्टार्ट विद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स पार्ट टू वेरियस स्टिमुलस। मतलब कुछ अलग है नहीं, जो पीछे मैंने बताया ना ट्रॉपिज्म, माई पर्पज वॉज टू हैव यू एन आइडिया कि भाई जान लो क्या है ये चीज़ें। आप इन्हीं पे अपन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिससे पता चलेगा। रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू लाइट, जैसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। Plants are autotrophs, that is they manufacture their own food in the presence of sunlight. पूरी कहानी मैंने बता दी, तो यहाँ अपन क्विकली जो है रीड करते जाएंगे बुक लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिस्पॉन्सेस को। ठीक, therefore they respond to light by growing towards light. Plants also turn their leaves towards the sun to ensure that the latter get maximum sunlight. देखो ये जो टर्न, ये बेंड होना, ये ऐसे मजे के लिए नहीं हो रहे। अरे जैसे हम डांस करते हैं मजे के लिए, इनका टर्न बेंडिंग मजे के लिए नहीं है, दे हैव सम रीजन। अब जैसे लीव्स वगैरह बेंड कर रहे हैं, क्यों? ताकि भाई तुम्हें अच्छी भरपूर सनलाइट मिले, यू कैन डू फोटोसिंथेसिस, फूड बना सको, ये पर्पस होता है। दिस फिनोमेना कैन इजीली बी डिपिक्टेड बाय परफॉर्मिंग अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, पीछे भी बताया था, एक्टिविटी टाइम इसे कहते हैं। एंड ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए भी है, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए भी है। कौन सी एक्टिविटी? आओ इधर। क्या करना? नंबर 1, स्टेप 1 क्या करना है अपने को? टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, 2 पॉटेड प्लांट्स लेना। ठीक है, आसान सी एक्टिविटी है। एक्टिविटीज़ मैं सारी अपने मुंह से बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को करनी है। क्या करना है? सिंपल एक्टिविटी है, अभी भी कर सकते हो, 2 मिनट का काम है। जो भी घर में प्लांट रखा हो ना, उसी के साथ आपको करनी है। क्या करोगे? 2 पॉटेड प्लांट्स लो, छोटे छोटे, अरे बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे जो होते हैं ना प्लांट्स, हर्ब्स ले लो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, क्योंकि घर के हिसाब से तो अपन ऐसा है कि वैसा एक्सपेरिमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। एक प्लांट को ऐसे प्लेस करो ताकि, अब वो आपको देखना है, अब सबके अलग अलग घर हैं, अलग अलग बालकनी से, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे एक प्लांट को ऐसे प्लेस करो। ये प्लांट नंबर 1 है, ठीक है बेटा, प्लांट नंबर ए लिख देती हूँ। प्लांट नंबर ए को ऐसे प्लेस करो कि उस पे जो है सनलाइट कहाँ पे आए? टॉप पे आए, सनलाइट ऑन टॉप। एक प्लांट को कैसे प्लेस करोगे जहाँ पे सनलाइट टॉप पे आए? तो बाहर, या तो आप ऐसे घर में कोई लाइट लगी हुई है जैसे ऊपर जस्ट लगी हो तो उसके नीचे रख दो, पर बहुत ही ब्राइट लाइट हो तो अच्छी बात है। और बाहर जाके या तो ऐसी जगह रखो जहाँ पे आपको पता है यहाँ एक टाइम पे एकदम सीधी सनलाइट आएगी। क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? अंदर भी रख सकते हो कोई बहुत ही जो है अच्छी ब्राइट लाइट में, या फिर आप बाहर भी रख सकते हो, बट वॉट यू हैव टू नोट कि भैया सनलाइट ऑन टॉप, ऐसे सर पे हो। अरे ये प्लांट है कि नहीं है, ये देखो, सब इधर दिखाना पड़ता है, और बड़ा दिखाएं। लो ये प्लांट है यहाँ पे, ठीक, ये प्लांट है। अब इसमें जो है सनलाइट यहाँ पे हो, बिल्कुल
टॉप पे, ऐसे सर के ऊपर नहीं कहते हैं, अरे सर पे धूप है, बिल्कुल ही सर के ऊपर हो धूप। क्लियर। अब दूसरे को क्या करना है मैम, तो दूसरा एक्सपेरिमेंट हो सकता है, आसान है, पता है कैसे। प्लांट बी जो है, दूसरा वाला जो प्लांट है, उसको एक काम करना, प्लांट बी जो है उसको एक काम करना, घर के अंदर या ऐसा कोई डायरेक्शन हो जहाँ पे धूप साइड से आए। क्या बोला मैंने, जैसे घर पे विंडोज़ वगैरह होती हैं, खिड़कियाँ होती हैं, बाकी घर तो पूरा बंद है, खिड़की है। अब खिड़की से जो खिड़की होती है उसमें एक तरफ से नहीं आती है रोशनी, जैसे ये देखो ये प्लांट बना हुआ है, अब ये पूरा कवर्ड है, यहाँ तो यहाँ तक खिड़की है और यहाँ से आती है सनलाइट खिड़की से, कुछ नहीं जस्ट लाइट आती है। तो एक प्लांट को कोशिश करो, ईदर यू प्लेस इट इनसाइड योर हाउस, और आप बालकनी में भी ऐसी जगह रख सकते हो कोने में कि भाई सिर्फ इधर से सनलाइट आती है, पूरी सनलाइट नहीं आती, एक ही साइड से आती है। और ये एक दिन की बात नहीं है, कुछ दिन तक ये हो सके, ऐसे रखना है, ठीक है। तो प्लांट बी को कैसे रखोगे, जब सनलाइट साइड में होगी, सनलाइट ऑन साइड में, ठीक है। इतना कर सकते हो कि नहीं, है ना। अभी अगर ऐसा लग रहा है कि अभी, क्योंकि बाद में तो भूल जाओगे, अरे बात पे मत छोड़ना कोई भी काम, है ना, बात पे मत टाला करो। अभी 2 मिनट में वीडियो पॉज करो और जल्दी से ये काम कर लो। जिसके भी प्लांट, छोटे छोटे प्लांट्स रखे हैं, उसमें ये एक्टिविटी करनी है। और ये ऐसा नहीं है भाई थोड़े दिन तक रखना होगा, आफ्टर फ्यू डेज ये रख लिया। अब क्या करोगे, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद आप इन्हें क्या करोगे, ऑब्जर्व। क्यों दिया है भाई, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करोगे। एंड क्या है आपका होमवर्क, जल्दी से, अच्छा जिसने हो सकता है पहले ही एक्टिविटी करी हो तो बेहतरीन है, बहुत बढ़िया है। प्लांट ए है, प्लांट बी लो और जल्दी से मुझे कमेंट करके, अब मैं कैसे देखूंगी, 2 वे कॉन्वो कैसे रखें यार, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं देखती हूँ किस किस ने क्या ऑब्जर्व किया। प्लांट ए में, प्लांट ए सबके लिए प्लांट ए सेम होगा, सनलाइट ऑन टॉप, और प्लांट बी क्या है, सनलाइट ऑन साइड। एक दिन की बात नहीं है, थोड़े दिन रखना, है ना। थोड़े दिन में मैम कितने दिन, 3 से 4 दिन तो एटलीस्ट, और कंटिन्यूस ऐसी लाइट आनी चाहिए, तो आपको जो है वो रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है। इसमें मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन, सबकी अलग अलग ऑब्जर्वेशन मुझे दिखनी चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, आ जाओ। अब आपको इस ऑब्जर्वेशन में जो देखने को मिलेगा, इतना तो पता चल जाएगा, जिस साइड में या जहाँ भी लाइट का डायरेक्शन हो वहाँ पे प्लांट मूव करेगा। क्लियर है कि नहीं, जिस साइड रखा हो, पर आपका ऑब्जर्वेशन मुझे बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से क्या पता चलता है कि भाई सही में वो ऑब्जर्वेशन आ रहा है, सबको समझ आया कि नहीं। तो यहाँ पे प्लांट के जो एपिकल मेरिस्टम होता है, जिसकी हमने बात करी थी, एपिकल मेरिस्टम, वो जो है वो ऐसी बात करता है कि भैया ये इधर झुक जाता है प्लांट। सो यानी द स्टेम ऑफ द प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट बाय शोइंग ग्रोथ मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का एक्टिविटी। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर। अब आ जाओ, इतनी देर से पलक मैम कह रही हैं कुछ तो हार्मोन है, कुछ तो हार्मोन है, अब तो नाम बता दो। तो अब सही टाइम है, इट इज़ द राइट टाइम टू टेल द नेम ऑफ द हार्मोन। ये प्लांट बेंड कैसे हो रहा है, ये योगा कैसे कर ले रहा है, यहाँ पे रोल होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन का, जिसका नाम है ऑक्सिन हार्मोन। तो अभी हम कवर करेंगे रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन्वॉल्विंग ग्रोथ। यानी ये जो प्लांट ऐसे बेंड हो रहा है, जो हार्मोन काम कर रहा है, दैट इज ऑक्सिन हार्मोन। तो जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट देखा, यहाँ पे जो देखा प्लांट ऐसे, यहाँ लाइट है तो प्लांट का मूवमेंट कैसे हो गया, लाइट की तरफ हो गया। तो अब अच्छे से सुनना है ना, अब बहुत ही अच्छे से सुनना। ऑक्सिन हार्मोन जो है उसी के एक्शन से लाइट बेंड होती है, अच्छे से सुनना। ऑक्सिन हार्मोन जो है इसी के एक्शन से लाइट होती है। और इतनी देर से मैं कह रही थी एपिकल मेरिस्टम पे कुछ प्रेजेंट रहता है। एपिकल मेरिस्टम, ये जो रूट और शूट की टिप पे होती है, ये जो शूट है इसके एपिकल मेरिस्टम यानी टिप पे प्रेजेंट रहता है कौन, ऑक्सिन हार्मोन। यहाँ से एक्चुअली सिंथेसाइज होता है, यहाँ से सिंथेसाइज होता है, बनता है। अब क्या होता है, बनने के बाद, अच्छे से सुनिएगा, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। बनने के बाद ये जो हार्मोन है ना बेटा, ये इवनली स्प्रेड हो जाता है। ये जो हार्मोन है ये क्या होता है, ये इवनली स्प्रेड यानी, अरे ब्रेड पे बटर लगाते हो कि नहीं, इवन पूरा, ऐसे थोड़ी ना एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम, पूरा लगाते हो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे इवनली स्प्रेड हो जाता है। ये ब्लू कलर से मैंने ऑक्सिन हार्मोन बनाया है। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ये हमने कहा सनलाइट एक ही साइड से आ रही है, सनलाइट टेढ़ी वाली साइड से आ रही है, सिर्फ इधर से आ रही है। तो क्या होता है, ये प्लांट जैसे, अरे पीछे बता देती हूँ, अब यहाँ से तो तुमको समझ आएगा ही नहीं। देखो
ये प्लांट सीधा था बेचारा, पहले बोलता है पहले तो मैं सीधा था, बट अब यहाँ से जब टेढ़ी तरफ से सनलाइट आने लगी तो मुझे भी टेढ़ा होना पड़ा। तो क्या है देखो, ये इस साइड से सनलाइट आई, सो व्हाट हैपेंस इज, अब मैं रेड से बना रही हूँ हार्मोन, ये इवनली स्प्रेड था हार्मोन, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, सनलाइट सिर्फ इस साइड से आने लगी, तो पता है क्या हुआ, सिर्फ एक साइड से जब सनलाइट आने लगी ना, तो एक ही साइड, ध्यान से सुनना, जिस साइड, एक ही साइड पे सनलाइट, उधर वाले को नहीं आ रही है, उधर वाले को सनलाइट नहीं मिल रही है, ये एक ही साइड पे आ रही है सनलाइट। तो व्हेन सनलाइट इज कमिंग थ्रू विंडो, हम कहते हैं एक ही डायरेक्शन में, साइड में, तो ऑक्सिन हार्मोन, एक वर्ड बोलूंगी, अनइवनली ग्रो करता है। क्या बोला, समझो, बहुत ही धीरे धीरे बता रही हूँ, इस लाइन को रिपीट कर रही हूँ। क्या बोला, जब सनलाइट साइड से आ रही है तो ऑक्सिन हार्मोन जो कहाँ से सिंथेसाइज हुआ था, एपिकल मेरिस्टम से, गड़बड़ा गया, एक तरफ लाइट है एक नहीं है, तो ये अनइवनली ग्रो कर रहा है। यानी जब मैं ब्रेड बटर लगा रही हूँ तो मैंने अपने छोटे भाई को कह दिया, और उसको तो कुछ आता ही नहीं है भाई, उसने एक साइड लगा दी है ना, एक साइड, क्योंकि हम उसको ब्रेड को ब्रेक करते हैं, तो जिस साइड उसको खाना था उसने लगा दी और दूसरी साइड नहीं लगाई, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये काम होता है, एक साइड पे ऑक्सिन हार्मोन बढ़ने लगता है और एक साइड पे कम हो जाता है। तो इस एक्टिविटी की वजह से, इस अनइवन ग्रोथ की वजह से क्या होता है, ये प्लांट लाइट की तरफ बेंड हो जाता है। ये प्लांट क्या होता है, ये ऐसा होता है, थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम मतलब थोड़े दिन बाद, ये ऐसे बेंड हो जाता है। समझ गए कि नहीं, इतनी सी कहानी बस मुझे बताओ किस वजह से हो रही है। ये लाइट को देख के ऐसा नहीं है, देख के हम इंसानों जैसे चलने लगे, नहीं, हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं। एंड कौन सा हार्मोन पर्टिकुलरली बता दिया क्लियरली, ऑक्सिन हार्मोन, इसका नाम अपने को याद रखना है। क्लियर हुई कहानी कि नहीं। अब जब मैंने जो बता दिया इसको मैं रीड करूंगी ना तो समझ आ जाएगा। आओ, इन द लास्ट एक्सपेरिमेंट यू हैव नोटिस दैट द प्लांट्स रिवील्ड ग्रोथ बाय शोइंग मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। ठीक है भाई, दिस ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन. The auxin hormone is synthesized by the meristematic tissue at the tip of the stem or at the tip of the shoot, जो भी कह लो, ठीक। फर्स्ट चलो, अब यहाँ से कहानी जो मैंने बताई शुरू होती है, अब बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। सेम चीज़ को दो बार देखोगे आ जाएगी ना समझ। आओ इधर, ऑक्सिन डिफ्यूजेज यूनिफॉर्मली, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है बेटा। ऑक्सिन डिफ्यूजेज यूनिफॉर्मली, अभी बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ डिफ्यूज हो रहा है। Auxin diffuses uniformly down the stem in plant kept in the open and receiving sunlight from the above. मतलब जब ऊपर से इक्वल रोशनी आ रही है तो ये देखो, ये ऑक्सिन हार्मोन भी अच्छे से स्प्रेड हो गया, ये देखो अच्छे से स्प्रेड हो गया। ये लाल कलर के दिख रहे हैं, ये देखो रेड कलर के ऑक्सिन हार्मोन अच्छे से स्प्रेड हैं दोनों जगह, बिल्कुल अच्छे से, जब ऊपर से सनलाइट आ रही है। अब मैंने क्या किया, अब सनलाइट आ रही है टेढ़ी जगह से, एक ही जगह से, तो ऐसा होता है कि कोई चीज़ आने लगती है तो हम एक तरफ होके बैठ जाते हैं, ऐसा होता है ना, कुछ आ रहा होता है, जैसे अरे बारिश का मौसम ले लो, रोड पे पानी भरा रहता है, हाँ बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। चलो भाई, बारिश का मौसम होता है, रोड है पूरी, पानी एक साइड भरा रहता है, तो हम कोशिश ऐसा तो नहीं करते अपनी गाड़ी ले जाएंगे भाई, गाड़ी पानी में ले गए, नहीं भाई, हाँ वो कुछ तूफानी लोग होंगे, वो मुझे नहीं पता भाई, हमें तो गाड़ी बचानी है अपनी, तो हम क्या करते हैं दूसरी साइड पर लेके जाते हैं गाड़ी, है कि नहीं, ताकि पानी में नहीं जाना पड़े। इज इट क्लियर और नॉट। तो सिमिलरली यहाँ पे जब सनलाइट एक साइड से आ रही है, इधर से आ रही है, तो हार्मोन कहता है अरे भाई सनलाइट तो इधर से आ रही है, तो ये क्या हो जाते हैं, लेफ्ट साइड में देखो, दूसरी साइड पे ये भर जाते हैं, इधर कम हो जाते हैं। तो जब ये दूसरी टाइप में चले जाते हैं, ये ज़्यादा ग्रोथ होती है, जब ये हार्मोन इधर इकट्ठा हो गया तो ये ग्रोथ कैसे हो जाती है, ऐसे, ये बेंडिंग ग्रोथ हो जाती है। क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, देख लो उस डायग्राम को ऐसे ऐसे करके देखो, बिल्कुल घूर के देखो, क्या है, ऑक्सिन मॉलिक्यूल्स इवनली स्प्रेड, एक तरफ से सनलाइट आई, मॉलिक्यूल्स पूरे इस साइड चले गए, डार्कर साइड पे चले गए। एंड फिर यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये सेल्स क्योंकि इधर काम करने लगे। अच्छा, जहाँ सवाल आएगा वहाँ मैं जवाब पहले ही दे दूंगी। ये सवाल पूछोगे कुछ कि मैम ये जो डार्कर साइड पे चले तो गए, तो इससे प्लांट बेंड कैसे हुआ। ठीक है, आप कह रहे हो डार्क साइड पे चले गए, बेंड कैसे हुआ। अरे बेटा, हार्मोन का काम क्या होता है, हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं कि नहीं। तो अब अगर कहीं पे हार्मोन्स ज़्यादा होंगे, कहीं पे हार्मोन ज़्यादा होंगे, तो उस जगह ग्रोथ ज़्यादा होगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो सेल है वो इलोंगेट होगा। कौन सा गेट होगा भाई, इलोंगेट। इलोंगेट यानी क्या, बड़ा हो जाएगा।
इतनी बात समझे हो कि नहीं? बोलोगे मैम हम कमेंट में क्वेश्चन लिखते हैं उससे पहले आप बता देते हो, क्योंकि मुझे पता है भाई जहाँ जहाँ डाउट आएगा, और इसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ बताओ, तो मुझे लगेगा ना कि हाँ भाई ये बात अपन और एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहाँ थी मैं? हार्मोन्स पे, चलो आ जाओ। हार्मोन्स की कहानी थी। हार्मोन्स क्या करते हैं? सेल को ग्रोथ करने में काम करते हैं। तो जब बेटा लेफ्ट साइड हार्मोन ज़्यादा होंगे तो मतलब क्या होगा, लेफ्ट साइड की सेल्स अच्छी खासी बड़ी हो जाएंगी। अच्छी खासी बड़ी 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 होते होते कैसी हो जाएंगी? ये टेढ़ी हो जाएंगी। बड़ी बड़ी होती है, इधर ही हार्मोन्स है, एक साइड ग्रोथ होगी। अरे देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा होता है कि उनका एक साइड बॉडी का पार्ट बड़ा होता है। अगर ऐसा हो तो यूँ नहीं हो जाते हैं। अब बोलोगे मैम ये किसी चीज़ का स्टेप हो गया, मतलब ये साइड बड़ा हो जाता है, यानी ये लेग बड़ा है मेरा और ये छोटा है, तो ऐसी टेढ़ी नहीं हो जाऊंगी मैं। ऐसा होता है ना डिसफिगर, कि एक पैर बड़ा होता है एक थोड़ा छोटा होता है, तो वो ऐसा नहीं हो जाता है। कैसे हो गए? टेढ़े। तो अब अगर प्लांट्स में ये कहानी है, प्लांट्स में यहाँ हार्मोन ज़्यादा है, यानी ये साइड लंबा हो गया और ये साइड छोटा, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा यूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है तुम लोग को है ना इसे देखने में मुझे, ठीक। ऑक्सीजन मूव टुवर्ड्स डार्कर साइड विल प्रोवाइड मोर ग्रोथ एंड कॉज बेंडिंग ऑफ द प्लांट। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो। सेकेंड, द बी प्लांट, जो बी प्लांट है, रिसीव्ड सनलाइट ओनली फ्रॉम वन साइड। इन दिस केस ऑक्सीजन हार्मोन मूव फ्रॉम द टिप ऑफ द स्टेम एंड कॉन्सेंट्रेटेड मोर ऑन द साइड नॉट रिसीविंग द लाइट। जो साइड लाइट रिसीव नहीं कर रही है वहां इकट्ठा होता है, दैट इज शेडी साइड, यानी साइड स्टेम अवे फ्रॉम द लाइट। हाँ एक ही बात है, मतलब क्या कह रहे हैं, जहाँ लाइट नहीं आ रही है वहाँ ऑक्सीजन बढ़ रहा है। यही कहानी मैंने बताई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चाहते हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। फिर उसको बनाते रहना बैठ के। चलो आ जाओ। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर ऑक्सीजन हार्मोन द शेडी साइड ऑफ स्टेम ग्रू फास्टर देन द साइड ऑफ द स्टेम रिसीविंग लाइट। ग्रू फास्टर यानी सेल की ग्रोथ ज़्यादा हो गई। एज अ रिजल्ट द स्टेम बेंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लाइट। ऐसे हो गया वो, ठीक। चलो आ जाओ सेकेंड वाले पे। सेकेंड, डायरेक्शनल मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ इन रिस्पॉन्स टू टच एज शोन बाय अ पी प्लांट। मटर का जो होता है प्लांट, मटर के प्लांट में कैसे होता है डायरेक्शनल मूवमेंट? टच से। तो सुनिए, पी प्लांट जो होता है ना बेटा, पी प्लांट, ये जो मटर का प्लांट होता है, उसकी जो स्टेम होती है वो काफ़ी वीक होती है, यानी कमज़ोर होती है। द लैटर नीड सपोर्ट टू क्लाइम अप। अब जो कमज़ोर होता है ना, ऐसे कोई बीमार इंसान होता है तो उसको ऐसे दो लोग ऐसे लेके घूम रहे होते हैं, एक के कंधे पे हाथ रखा, एक के कंधे पे। अरे स्कूल में होता है ना, गेम्स खेलते खेलते गिर जाते हो तो दोस्त आता है, इधर आ भाई मैं तुझे उठा लेता हूँ, और ऐसे ऐसे लेके चलते हैं। तो सिमिलरली पी प्लांट वीक स्टेम होती है, तो उसे क्या चाहिए होता है? सपोर्ट चाहिए होता है कि भाई मैं ग्रोथ कर सकूं, मतलब मैं ग्रोथ अच्छा करूंगा, मटर होते हैं तो बढ़िया है, पर कहते हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए। तो इनको सपोर्ट के लिए क्या रहती हैं? टेंड्रिल्स डेवलप कर ली होती हैं इन्होंने। क्या डेवलप? अरे टेंड्रिल्स ऐसे कर्ली कर्ली टाइप के होते हैं, देखते हो प्लांट्स? नहीं देखते हो? यहाँ देखो ना, यहाँ तभी तो बता देती हूँ मैं। ऐसे कर्ल्स टाइप दिख रहे हैं, ये होते हैं टेंड्रिल्स। ये देखो, ये आसपास वाले से ऐसे घूम जाते हैं, मदद ले लेते हैं दूसरे प्लांट्स की। द पी प्लांट डेवलप्स टेंड्रिल्स which help it to climb up other plants or fences or some other। कोई भी सपोर्ट मिले, कोई फेंस हो, कोई लकड़ी हो जाए, या कोई इवन रॉड हो वहाँ पे, जैसे आपके घर के प्लांट्स में नहीं होते आसपास गेट वगैरह होता है तो उसी में देखते हो, या फिर ये जो ऐसा फेंस जा रहा होता है घर की बालकनीज में होता है ना ऐसा फेंस, तो उसमें ऐसे 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 कर्ल्स हो जाती हैं। किसके? पी प्लांट्स के। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच। अच्छा ये कर्ल कैसे होते हैं? बोलोगे मैम लड़कियों को बाल कर्ल करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, ये अपने आप कर्ल कैसे हो जाते हैं? तो ये कर्ल एक्चुअली रिस्पॉन्स से होते हैं। दीज आर सेंसिटिव टू टच, यानी कोई भी फॉरेन, वही फॉरेन बॉडी की जो बात हो रही थी, कहीं से भी टच में आया तो वहाँ क्या होता है? वहाँ सेम कहानी जो पीछे हुई थी, सेम कहानी पीछे हुई थी। टच होता है तो दूसरी जगह पे जो है बढ़ जाता है हार्मोन का एक्शन, और ये वाली कर्ल होने लगती है। यहाँ पे ग्रोथ नहीं होती तो ये कर्ल हो जाती है, सिकुड़ जाती है उससे। As the tendrils come in contact with any support, the part of the tendril away from the support, जो पार्ट देखो, जो भी चीज़ आ रही है उससे दूसरा वाला ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इतना सीक्वेंस समझते हो चीज़ों का? जैसे लाइट आ रही थी तो डार्क वाला एरिया ज़्यादा ग्रो कर रहा था, इधर सपोर्ट आ रहा है तो सपोर्ट से दूसरा वाला एरिया ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो ये लाइन वही कह रही है, फिर से पढ़ते हैं। As the tendrils come in contact with any support, the part of the tendril away from the support grows faster than the part in contact with the support. Clear है? As a result, the tendril circles around the support. तभी तो ये ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी मान लो फेंस है, रॉड है, और ऐसे ये जो होती है टेंड्रिल्स यूँ सर्कल कर लेती है उसके आसपास।
दिस मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अराउंड द सपोर्ट, ये मूवमेंट भी बेटा पीछे मैंने कह दिया ना, ये हीरो है बिल्कुल हार्मोन, इसका नाम अपने को याद रखना है, ऑक्सिन। ये जो मूवमेंट है अगेन ये भी किससे कॉज होता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। More oxygen is diffused from its site of synthesis towards the side of the tendril away from the support than the side in contact with the support। ये लाइन से प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये लाइन वही कह रही है, ये टेंड्रिल सपोर्ट के पास है और जो दूर वाला पार्ट है, दूर वाले पार्ट में ऑक्सिन हार्मोन बढ़ने लगेगा, दूर वाले पार्ट में ऑक्सिन हार्मोन बढ़ने लगेगा। बढ़ने लगेगा यानी क्या, यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, वहाँ ग्रोथ कम तो वो कर्ली हो जाएगा यानी कर्ल कर लेगा अराउंड। As a result, the side having more oxygen grows faster than in the contact with the support. This causes the tendril to circle around the support. Circle कर लेता है और support ला देता है, तो एक ही तरह की बात है। क्लियर है? तीसरा आ जाओ, थर्ड, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म देखा था कि नहीं? जियोट्रॉपिज्म देखा था बिल्कुल। तो ग्रेविटी से कैसी कहानी चलेगी, आ जाओ। ग्रेविटी अब हमें पता है, बताओ ग्रेविटी भी बताऊं, मतलब ग्रेविटी क्या होता है? Gravity refers to the force with which the earth pull all the things towards it। नहीं तो ऐसे उड़ रहे होते हम, ठीक है। It acts in the downward direction। कौन से डायरेक्शन में चलती है ग्रेविटी? डाउनवर्ड, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिक्स में पढ़ते होगे बहुत ज़्यादा ग्रेविटी। The plant part responds to gravity by either, या तो उसकी तरफ मूव करके जैसे रूट्स, या उसके अगेंस्ट जैसे स्टेम। This phenomena can easily be depicted by performing a simple experiment। ओके चलो एक्टिविटी टाइम, आ जाओ। एक्टिविटी क्या है? बहुत ही आसान सी एक्टिविटी है, ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो जो एक्टिविटीज में बताऊँ ना वो कर सकते हो, मजा आएगा। आ जाओ। यू विल नोटिस दैट व्हेन द पॉटेड प्लांट, फिर से एक प्लांट लेना है, अब तीसरा प्लांट लेना। तीसरा क्यों? अरे वो दो तो एक्सपेरिमेंट ले रखे, तो वो नहीं मत उठा के ले आना, उनको रखे रहने दो वहीं पे। तीसरा प्लांट लो, और नहीं है तो ग्रो करो, अच्छे अच्छे ज़्यादा प्लांट्स ग्रो किया करो। यू विल नोटिस दैट व्हेन द पॉटेड प्लांट इज केप्ट हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स साइड। अब देखो, अच्छा एक्सपेरिमेंट तो पहले बता दूं मैं, बोलो मैम एक्सपेरिमेंट ही नहीं बताया, बता रही हूँ। देखो कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। पॉटेड प्लांट लेना है आपको, पॉटेड, अरे बिल्कुल पॉटेड ही लोगे ना, प्लांट जिसमें लगा है वो प्लांट लो, छोटा सा, ठीक, कोई भी प्लांट है उसको लेना। अब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से सुनना, आपको इस प्लांट में इसको ऐसे डायरेक्शन में रखना है, ध्यान से सुनना। एक आप ऐसा काम, मतलब मैं एक्चुअली सोच रही हूँ ऐसा काम कर सकते हो जो घर में हो सके आपके, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है कहीं भी आप कर सकते हो आसानी से। क्लियर है कि नहीं? सो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन डू वन थिंग, यू कैन टेक अ पॉटेड प्लांट, और इसको जो है आप किस में रखोगे, एक ऐसे वेसल में रखोगे जो विजिबल हो। क्या बोला? इसको एक ऐसे वेसल में रखो जो क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। क्या हो? विजिबल हो। तो विजिबल मतलब क्या, यहाँ तो ऐसा कर सकते हो कि किसी ट्रांसपेरेंट जार में रख दो इसको, है ना, ट्रांसपेरेंट कलर के पॉट्स आते हैं ना, वैसे रख दो। क्यों? क्योंकि ग्रोथ दिखानी है मुझे, कैसे समझोगे? नहीं तो ट्रांसपेरेंट कलर का जार है उसमें रख दो, और नहीं रख पा रहे हो तो यहाँ देख ही लो, इतना तो कर सकते हो, देख तो सकते हो ना मुझे मैं क्या बता रही हूँ। देखो ट्रांसपेरेंट कलर के जार में रख दिया, ठीक। अब क्या करना है, अब नॉर्मली इसे ग्रो होने दो। जब नॉर्मली ये ग्रो होगा तो आप देखोगे हाँ भाई सब ठीक चल रहा है, ऐसे ही सीधे नॉर्मल कंडीशंस में ग्रो होने दो। तो आपको पता है रूट्स यहाँ होंगी नीचे टूवर्ड्स द ग्रेविटी, और स्टेम होगी अवे फ्रॉम द ग्रेविटी। ठीक है मैम, ये तो हमेशा देखने को मिलता है, तो कैसे अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए इस बात को? तो इस बात के लिए पता है क्या करते हैं, ये जो जार है ना, ये जो जार है इसको थोड़े टाइम बाद हॉरिजॉन्टल करके रख देना। कैसा करके रख देना बेटा? टेढ़ा करके रख देना। कैसा रख देना बेटा? टेढ़ा करके रख देना, ठीक है। ऐसे प्लांट को बाहर नहीं गिरा देना, ऐसे टेढ़ा करके रख देना इसी को। तो नाउ व्हाट विल हैपन, अच्छा एक दिन की कहानी अगेन नहीं है, एक दिन की कहानी फिर से नहीं है ये। थोड़े टाइम बाद आप पता है क्या ऑब्जर्व करोगे, ये प्लांट है, इसमें पता है क्या होगा, ये जो रूट्स है ना ये ऐसे दिखेंगे आपको होते हुए, ये रूट्स ऐसे, और स्टेम थोड़े टाइम बाद ऐसे दिखेगी। जो कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट प्लीज़ करना, है ना। मैं चाहती हूँ इस एक्सपेरिमेंट का भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस का ये सेम चीज़ एक्टिविटी आई है, तो आप समझ जाओगे कि कहानी ऐसे चलती है, ठीक। नॉर्मल कंडीशन जब आपने ये ट्रांसपेरेंट जो जार है, ये जो ट्रांसपेरेंट जार है, नॉर्मल कंडीशंस में तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मली प्लांट ग्रो करते हैं। क्योंकि विधि का विधान जब चलता है तो समझ नहीं आता है, कहानी थोड़ी टेढ़ी कड़ी, यानी वेसल को हमने, जार को हमने टेढ़ा कर दिया तो हमने पता है क्या देखा, ये जो रूट्स थी ना ये अभी भी ऐसे, मतलब यूँ टेढ़ी हो गई, स्ट्रक्चर नीचे ग्रो कर रही है। यानी इतना कंफर्म हो गया
कि रूट्स ग्रेविटी के डायरेक्शन में, और ये जो स्टेम है, क्योंकि अभी जब हमने टेढ़ा करके रखा था, देखो ये नॉर्मल है, इसको जब हमने टेढ़ा करके रख दिया था तो पता है कैसा आया था, ये देखो 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 दिखा रही हूँ। ये जब हमने इसको टेढ़ा करके रख दिया था शुरुआत में, तब ये प्लांट नॉर्मल ही था, जैसे पहले था वैसे ही था, ये तो ऐसे ही था, इसको टेढ़ा कर दिया था तब ये ऐसा था। फिर थोड़े टाइम बाद अगेन मैंने कहा प्लांट एकदम से तो कुछ शो नहीं करते, तो आफ्टर फ्यू डेज, ये आफ्टर फ्यू डेज, देन नाउ होता है ना, देन नाउ, तो आफ्टर फ्यू डेज, वैसे तो ये ऐसा था, आफ्टर फ्यू डेज देखा कि रूट्स ये वाली नीचे उगने लगी और स्टेम यूं थी तो वो यूं चली गई, ऐसे यूं, यानी क्या, इसको भैया ग्रेविटी से प्रॉब्लम है, ये हमेशा जाती है अगेंस्ट, अगेंस्ट कह लो या अवे, अवे फ्रॉम ग्रेविटी। इज इट क्लियर और नॉट, देख के बताओ, समझ गए? तो ये क्या दिखाती है, ये कहानी है हमारे बेटा जियोट्रॉपिज्म की, ग्रेविटी से रिलेटेड ये एक्टिविटी है कि हाउ रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म बाय कमिंग डाउन, ऐसे टेढ़ा करा तो भी हॉरिजॉन्टल प्लेस किया, देन टू दे आर कमिंग डाउन एंड स्टेम आर मूविंग अवे फ्रॉम ग्रेविटी, शोइंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्लियर? चलो दो बार पढ़ा दिया, वैसा लग रहा है ना, बिल्कुल मैम रट जाएंगी चीजें। नाउ यहाँ रीड भी कर लेते हैं तो और अच्छे से याद होगा। You will notice that when the potted plant is kept horizontally on its side on the ground, the growing stem and the growing root are parallel to the ground. तब तक तो parallel थे, फिर after a few days, ये पहले की बात कह रहे हैं, तब तक तो parallel थे, parallel यानी ground भी ऐसा, ये भी ऐसे। Now, after few days, you will find that the stem of this plant has grown upwards, away from the earth, and the root of the plant has grown downward, यानी कहाँ, towards the earth, positive geotropism. This experiment confirms response of plants to gravity, मतलब gravity पे response दिखाती है। ठीक है भाई, ये देखो ये same experiment है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको जो बुक्स वगैरह में दिखता है, यहाँ हो सकता है क्वेश्चन में पूछे तो ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आ जाओ मेन फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ प्लांट्स। फंक्शंस क्यों देख रहे हैं रूट्स के, क्योंकि अभी मैं इतनी देर से कह रही हूँ रूट्स नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, क्यों नीचे जाएंगे, मतलब इनको इतना प्यार क्यों है ग्रेविटी से, तो इनका काम देखो क्या है। दीज प्रोवाइड एंकरेज, यानी फिक्स करते हैं प्लांट को सॉइल से, पहली बात तो बोलते हैं ना, जड़ ऐसे पकड़ के रखती है प्लांट को। सेकेंड, दीज प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, तो अब रूट्स का दो काम है, एक तो पकड़ के रखना है सॉइल से और दूसरा पानी भी वहीं से लाना है। जब इनके दोनों काम नीचे से हैं तभी तो ये ग्रेविटी की तरफ ही रहेंगे, इनको ऊपर जाने में कोई बेनिफिट नहीं है, इनके दोनों काम नीचे हैं। अरे ऐसा होता है कि नहीं? अब आप क्लास कौन सी पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, अब आप रोज कौन सी क्लास में जाओगे, अरे पढ़ने कौन सी क्लास में बैठने जाओगे, क्लास 10th में ही पढ़ोगे ना, आप बाकी सारी चीज़ें क्यों देखोगे, आपका काम वही है। तो सिमिलरली रूट्स का जब काम ही वही है तो वो जाएंगे उसी डायरेक्शन में। सो रूट्स ऑफ द प्लांट्स देयरफॉर, इसी रीजन से दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, दैट इज दे ग्रो डाउनवर्ड इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अब स्टेम की कहानी उल्टी हो जाती है। स्टेम का मेन फंक्शन क्या होता है, लीव्स को एक्सपोज करना, ज़्यादा लाइट देना, तभी दे विल गो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो देयरफॉर स्टेम और शूट, यही बात कही है, सेम चीज़। ये जो रिस्पॉन्स होते हैं डिफरेंट प्लांट पार्ट्स के, अगेन याद रखना ऑक्सिन हार्मोन का इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। डरने का नहीं, पूरे हार्मोन्स हम देखेंगे, प्लांट हार्मोन्स आगे और भी आएंगे, बट यहाँ पे ऑक्सिन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू केमिकल कीमोट्रोपिज्म हम देख चुके हैं, क्विकली रिकॉल कर लेते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू केमिकल सब्सटेंसेज, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट पार्ट टू केमिकल स्टिमुलस इज एक्सप्लेन बिलो। ये जो राइप स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा कौन है बेटा, ये जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा होता है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है कार्पल, उसमें क्या है, ये स्टिग्मा होता है। द राइप स्टिग्मा ऑफ द कार्पल ऑफ अ फ्लावर सिक्रीट्स अ शुगरी सब्सटेंस इनटू द स्टाइल टुवर्ड्स ओवरी। अच्छे से सुनना, ये जो स्टाइल होता है यहाँ से यहाँ जो है ये स्टिग्मा होता है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है। ठीक है, ये जो स्टिग्मा होता है यहाँ से एक शुगरी सब्सटेंस निकलता है, स्टाइल से होते हुए वो सब्सटेंस पता है कहाँ जाता है, ओवरी तक। बोलो मैम समझ नहीं आया। अरे अपन एक बात देखते हैं, चींटियाँ वगैरह को देखा है, चींटियाँ लाइन बना के चलती हैं, आँखों से दिखता है उन्हें लाइन कहाँ जा रही है, और फिर भी सेम रूट पे आती है। क्यों? बिकॉज वो ऐसा सब्सटेंस रिलीज करती है, आपको दिखता नहीं है, वो जब चलती है ना तो ऐसा सब्सटेंस रिलीज कर देती है कि जब मुझे घर जाना हो तो मुझे याद हो। ऐसा होता है, चौक बना के चलते जाओ, इस रास्ते से जाना है, वैसे ही तो इधर भी
ये जो स्टिग्मा है एक शुगरी सब्सटेंस रिलीज करता है स्टाइल से होते हुए ओवरी तक, ताकि जब पोलन आए तो उसे रास्ता पता हो कहाँ जाना है। The pollen grains which fall on the stigma of the carpel respond to this, इस ही शुगरी सब्सटेंस को, ये शुगरी सब्सटेंस क्या हुआ, केमिकल स्टिमुलस, इसे ही रिस्पॉन्ड करके क्या करते हैं, दे ग्रो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ओवरी। The pollen grains respond to this sugary substance by growing respective pollen tubes in the downward direction in the style of the carpel. Downward direction यानी ओवरी की तरफ। Generally, one pollen grain is successful in elongating its pollen tube to reach the ovule in the ovary of the flower. This happens to ensure fertilization in plants. ये जो रिस्पॉन्स है पोलन ग्रेन्स का, इसे हम क्या कहते हैं, कीमोट्रोपिज्म या फिर पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि ओवरी के डायरेक्शन में आ रहे हैं। क्लियर है? ये कहानी अभी जस्ट समझाई थी, ये देख लो जल्दी से। ये देखो कितने सारे पोलन ग्रेन आए, आधों का हो पाया, ये होता है जो पूरी तरह से बनता हुआ यहाँ पे आ जाता है ओवरी तक। ये पोलन ग्रेन है, इसने पोलन ट्यूब बनाया, धीरे 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 ये आ जाता है ओवरी तक, और यहाँ से जो पोलन है मेल गैमेट एंड एग वो फ्यूज करते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर। पहले पढ़ लिया तो आई गेस थोड़ा आइडिया हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स ऑफ प्लांट्स टू वाटर। वाटर का भी बहुत सिंपल कहानी है, बहुत ही सिंपल कहानी है। नॉर्मली रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रो डाउनवर्ड्स, however in order to reach water in the soil they can grow sideways or even upward, कहीं भी grow कर सकते हैं। Such type of response of roots of a plant towards water can be demonstrating by performing a simple experiment। बहुत ही छोटा एक्सपेरिमेंट है, आप भी कर सकते हो। क्या करना है, 2 ग्लास के ट्रॉफ लेना A और B और उन्हें फिल कर देना सॉइल तक। क्या करना है, उनको सॉइल तक फिल कर दो, ठीक है। अरे जैसे ये समझो, आगे अपन शायद दिया है, ये रहा, हाँ देखो 2 ग्लास के ट्रफ ले लो या वेसल ले लो, जो आप ले पाओ, इसे साइंटिफिक नेम से डर मत जाओ, जो घर में अवेलेबल हो वो ले लो, और इन दोनों को सेम लेवल तक सॉइल से भर दो। इन दोनों को सेम लेवल तक किससे भर दो, सॉइल से भर दो। क्लियर है कि नहीं, ये बात कही है। अब क्या करना है, ईच ट्रफ में, दोनों में एक छोटी सी सीडलिंग आप प्लांट कर देना। दोनों ट्रफ में, दोनों में अलग अलग है, दोनों A है और B है, एक छोटी सी सीडलिंग प्लांट कर देना। Now what you have to do, place a small clay pot in the soil in trough B। इधर देखो, ये यहाँ पे जो है हमने छोटा सा क्ले पॉट B वाले में रखना है, A वाले में नहीं। A वाले में नॉर्मल काम करने दो। इधर B वाले में हमें छोटा सा पानी का रख दिया है पॉट, है ना। क्ले पॉट रख सकते हो, क्ले पॉट बेटर है ताकि वो उससे बाहर आ सके। ऐसा एक पॉट रख देना जिसमें आपने क्या रखा है, पानी, B वाले में, ठीक। वाटर द सॉइल डेली इन ट्रफ A यूनिफॉर्मली। क्या करना है, A है B है, B में आपने पानी का रख दिया है साइड में। अब सिर्फ A वाले को जो है डेली आप वाटर देते रहना, B वाले को नहीं। B वाले में आपने पानी रख दिया है, A वाले को डेली आप क्या करना, वाटरिंग करना। जैसे करते हैं टाइम टू टाइम अपन करते हैं प्लांट्स की, वैसे ही इसे करना। क्लियर? However, in trough B, put water daily in clay pot only। यहाँ पे सिर्फ क्ले पॉट में आप वाटर डालना। समझ गए एक्सपेरिमेंट कितना सिंपल है? फिर से बताती हूँ, 2 हमने ट्रफ्स लिए हैं या वेसल्स लिए हैं, दोनों में सॉइल इक्वली फिल किए हैं, दोनों में सीडलिंग डाले हैं, लेकिन A वाले को नॉर्मली रखा है, उसमें नॉर्मल पानी डाल रहे हैं, और B वाले में एक क्ले पॉट रखा है जिसमें पानी डलेगा, यानी पूरे सॉइल में नहीं, सिर्फ इस क्ले पॉट में पानी डलेगा। तो बोलो मैम ठीक है, क्या क्या बोलना चाह रहे हो? तो इधर देखो, यहाँ पे जब आपने कोई अलग सा पॉट नहीं रखा, नॉर्मल पानी डाल रहे हो सॉइल में, तो जो रूट्स हैं स्ट्रेट ग्रो कर रही हैं, जैसे अपन नॉर्मल प्लांट बनाते हैं वैसे। ऑन द अदर हैंड, दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में जिस तरफ क्ले पॉट है, देखो इधर राइट साइड क्ले पॉट रखा है, तो ये रूट्स क्या करती हैं, इसकी तरफ ग्रो करने लगती हैं, पानी की तरफ। यूं बेटा टेढ़ी हो जाती हैं लीव्स। रूट्स ग्रो टूवर्ड्स द वाटर, जहां उसको पानी दिखा यहाँ ग्रो करने लगी। इज इट क्लियर और नॉट? यानी इससे हम क्या समझें कि जो रूट्स होती हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, यानी वाटर को रिस्पॉन्ड देती हैं, वाटर उनके लिए एक स्टिमुलस है। Is it clear or not? After few days, carefully dig up the seedling in both the glass troughs without damaging the roots। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ट्रांसपेरेंट जार नहीं हो तो थोड़े दिन बाद निकाल के देखना, ध्यान से, रूट्स को टूट नहीं जाए, ध्यान से देखना। तो एक रूट तो जो है आपको ऐसी सीधी मिलेगी, और दूसरी रूट A वाले की रूट सीधी और B की कैसी मिलेगी, टर्न। और ये एक्सपेरिमेंट करके मुझे ज़रूर बताना किसके एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या रिजल्ट आए। ऑल राइट, इज इट क्लियर और नॉट? हाइड्रोट्रोपिज्म समझ गए? Such a directional response of root of seedling in trough B can be explained as follow।
ये आप जो है एक्सप्लेनेशन है इसी चीज़ का, तो इसमें ज़्यादा समझने का कोई फंडा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट टाइप है। क्लियर है? आई होप सारी एक्टिविटी समझ आ गई होगी हमने क्या किया है। तब तक क्या करने का है, जाओ वेबसाइट magnetbrains.com पे सभी कोर्सेज दिए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लेफ्ट साइड में एक्सप्लोर कैसे करना है, इंग्लिश के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है, केजी से लेकर 12 तक सभी कोर्सेज बिल्कुल। इतना सा भी चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियो देखे और कोई चार्ज मांगेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं ये वीडियोस। क्लास 10th पे क्लिक करना, यहाँ आपको बाकी टीचर्स के भी वीडियो दिखेंगे फॉर ओलंपियाड बायोलॉजी। वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो ऐसा पेज खुल जाएगा। सारे चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू सारे अरेंज्ड हैं वीडियोस में। आपको देखो लेक्चर्स में टाइमिंग भी दिखेंगे, कितनी देर का लेक्चर है, तो भैया कितनी तैयारी करके बैठना है। ऑलराइट, एंड अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में जो जो मैंने एक्टिविटीज़ पूछी हैं उसके आंसर्स बताओ तो मैं चेक करूँगी। सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।